अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो एंजाइम्स है। पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जिस भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, आप इस लेक्चर से फुली इस चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ ये लेक्चर सुन लें और इसके नोट्स प्रिपेयर कर लें तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना एंजाइम्स चैप्टर अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ पीएमडीसी। तो वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि इसमें तमाम बोर्ड्स का सारा डेटा मौजूद है और एनएमडी कैट के स्टूडेंट्स इजीली, आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, आपके लिए ये लेक्चर इनफ है। तो लेट्स स्टार्ट एंजाइम्स। तो बेसिकली जब हम एंजाइम्स का जिक्र करेंगे तो एंजाइम्स क्या हैं? दे आर थर्मोलेबाइल बायोकैटलिस्ट। एंजाइम्स थर्मोलेबाइल बायोकैटलिस्ट्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये टेम्परेचर सेंसिटिव हैं और बायोकैटलिस्ट से मुराद ये है कि ये आपकी बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शंस, जिनको हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं, उनको स्पीड अप करते हैं। तो अगर हम वन वर्ड में एंजाइम्स को देखें तो ये थर्मोलेबाइल बायोकैटलिस्ट्स हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव एक्सेलरेटर्स हैं जो कि बायोकेमिकल रिएक्शंस की स्पीड को, एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। अगर हम एंजाइम्स को देखें तो इनका नेचर क्या होता है? प्रोटीन। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, एक्सेप्शन है राइबोजाइम। राइबोजाइम जो है वो एक्चुअली में आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं बट दे आल्सो परफॉर्म कैटालिसिस। इसके अलावा जितने भी एंजाइम्स हैं उनका नेचर प्रोटीन है। अगर आप देखें एंजाइम्स करते क्या है तो ये क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं एफिशिएंसी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस विदाउट बीइंग यूज्ड अप। ये बायोकेमिकल रिएक्शंस जो कि आपकी बॉडी में हो रहे हैं उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। और ख़ास बात यह है कि विदाउट बीइंग यूज्ड, ये बजाते खुद इस्तेमाल नहीं होते उन केमिकल रिएक्शंस में। फॉर एग्जांपल आप ये देखिए कि अगर मैं आपको एक एप्पल दूं और कहूं कि आप अपने हैंड से इसको कट करें टू हाफ्स में, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ एनर्जी, अ लॉट ऑफ टाइम, बट स्टिल you won't be able to cut that apple into two equal halves. But if I provide you with a knife, मैं आपको एक नाइफ देती हूँ और कहती हूँ आप इसको टू हाफ में कट करें, तो नाइफ की मदद से विद इन नो टाइम, विद नो यूज ऑफ एनर्जी आप उस एप्पल को कट कर लेंगे। यही जो काम है आपकी बॉडी में एंजाइम्स परफॉर्म करते हैं। आपकी बॉडी में होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक में चीजों की ब्रेकडाउन और एनाबॉलिक में चीजों की सिंथेसिस होती है। तो एंजाइम्स क्या करते हैं? यही काम करते हैं जो नाइफ ने किया, या चीजों को तोड़ते हैं या जोड़ते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक थ्रेड और टू पीसेज ऑफ क्लॉथ दूं और कहूं कि आप इसको हाथ से जोड़ें, आप नहीं जोड़ सकते। बट अगर आपके पास एक नीडल हो, नीडल की मदद से आप क्या करेंगे? उस थ्रेड से दो पीसेस को जोड़ सकते हैं। तो एंजाइम्स भी इसी तरह बॉडी में तोड़ने और जोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर हम आगे देखेंगे भी कि वो ऐसा करते किस तरीके से हैं, तो बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड को ये बढ़ाते हैं विदाउट बीइंग यूज्ड अप। और अगर हम देखें किस तरह, अगर आप देखें लेट सपोज एक रिएक्शन है जो कि विद एंजाइम हो रहा है, ठीक है, और वो कंप्लीट हो रहा है 30 मिनट्स में। वही सेम रिएक्शन अगर आप देखेंगे कि वो विदाउट एंजाइम हो, ठीक है, तो दैट वुड टेक एन ईयर। विदाउट एंजाइम वही सेम रिएक्शन जो है वो एक ईयर ले जाएगा। इतना ज्यादा ये स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शंस को। ये इनकी एफिशिएंसी को शो करती है। ये बात किस हद तक एंजाइम्स एफिशिएंट हैं, तो इनकी एफिशिएंसी जो है वो हम इस बात से समझ सकते हैं कि एक ऐसा रिएक्शन जो विद एंजाइम आधे घंटे में कंप्लीट हो रहा है, वो विदाउट एंजाइम एक साल में कंप्लीट होगा। तो एंजाइम्स के बगैर हमारी लाइफ इम्पॉसिबल है, क्योंकि एंजाइम्स के बगैर रिएक्शंस तो होंगे बट उनकी स्पीड इतनी स्लो होगी कि हम सरवाइव नहीं कर सकते। आप देखिए हर लम्हे यू इनहेल ऑक्सीजन और आप एक्सहेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होना बायोकेमिकल रिएक्शंस का नतीजा है।
और वो एंजाइम्स कैटेलाइज करते हैं। तो लम्हा बलम्हा आपकी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं जो कि कौन कैटेलाइज कर रहा है, ऑब्वियसली एंजाइम्स कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद अगर आप इनकी डिस्कवरी को देखें कि हाउ दे वर डिस्कवर्ड, तो इनकी डिस्कवरी वाज बाय पाइन एंड परसोस। ये जो दो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया एंजाइम्स को, और पहला वो एंजाइम जो कि डिस्कवर हुआ वो डायास्टेज था। जो डायास्टेज है एक्चुअली में वो क्या है, अमाइलेज, ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो टर्म एंजाइम है ना, दैट वाज क्वाइंड बाय विलहेल्म कोहने फॉर द फर्स्ट टाइम। जो साइंटिस्ट था विलहेल्म कोहने, उसने ये टर्म असाइन की थी एंजाइम की। एंजाइम वर्ड का मतलब होता है ईस्ट, ठीक है। तो एन का मतलब इन और जाइम ईस्ट कहते हैं। तो ईस्ट में क्योंकि जो उन्होंने पाइन एंड परसोज ने बार्ले सीड्स लिए, उन सीड्स पर एक मिक्सचर ईस्ट का ऐड किया जिससे वो सीड्स ब्रेक डाउन हो गई, स्टार्च ब्रेक डाउन हो गई। जी बेटा, तो जब हम बेसिकली स्ट्रक्चर देखेंगे कि एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या है, तो क्योंकि इनका नेचर प्रोटीन है तो सिंपली इसमें होगा ये कि हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स जो हैं वो क्या बनाएंगे, पहले वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाएंगे। फिर वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स ने बनाई है, दैट फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ, उसकी फोल्डिंग हो जाएगी, उसकी बेंडिंग हो जाएगी और एक 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनेगा। तो जो एंजाइम्स होते हैं उनका 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर। पहले पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनेगी, फिर वो चेन्स जो हैं वो कॉइल और फोल्ड होकर एक रेगुलर ग्लोब्यूलर सिमेट्री इस तरह बना देंगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। तो इस तरीके से एंजाइम्स का स्ट्रक्चर बनता है। अब इसमें क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है एक्टिव साइट। अब ये जो 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर है बेटा, इसमें एक डिप्रेशन या एक क्लेफ्ट मौजूद होता है। एक डिप्रेशन होगा या एक क्लेफ्ट होगा जो कि एक्चुअली में ये वो जगह होगी जहां पर कैटालिसिस होगा। ये साइट ऑफ कैटालिसिस है जहां पर एक मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में एंजाइम कन्वर्ट करेगा। तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट। जैसे कि ये ग्लोबुलर शेप है और इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक क्लेफ्ट या डिप्रेशन है। तो ये जो क्लेफ्ट है या डिप्रेशन है इसको हम एक्टिव साइट कहते हैं, और जो रिएक्शन होता है वो यहाँ पर होता है। अब एक बात याद रखिएगा कि जो रिएक्टेंट होता है एंजाइम का, जिसको या तो वो ब्रेक डाउन करेगा या फिर उनको सिंथेसाइज करेगा, उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है सबस्ट्रेट। तो एक्टिव साइट एक स्पेसिफिक साइट है जहां पर कैटालिसिस होता है। तो रिएक्टेंट यानी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में जब एंजाइम कन्वर्ट करता है, वो सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ ही आकर अटैच होता है। अब अगर हम देखें तो सिंपली यहाँ पर जो हमारे कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनका नेचर सिर्फ प्रोटीन होता है। अगर हम देखें तो एक पॉइंट है कि सम एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स ऐसे होंगे विच आर सोलली प्रोटीन, उनके अंदर प्रोटीन यानी अमाइनो एसिड के अलावा कोई भी दूसरा कंपोनेंट मौजूद नहीं होता। लेकिन ज्यादातर एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी रिक्वायर्ड होता है, और उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम बोलते हैं कोफैक्टर। तो सिंपली नेक्स्ट बात जो होगी हमारी, दैट वुड बी कोफैक्टर। तो जब आप कोफैक्टर की बात करेंगे तो ज्यादातर एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट रिक्वायर्ड होता है, और हम इस नॉन प्रोटीन पार्ट को बेसिकली क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। कोफैक्टर जो है वो बेसिकली कैटालिसिस में हेल्प करता है। किस तरह अगर हम देखें तो कोफैक्टर 3 वेज में कैटालिसिस में हेल्प करता है। ज्यादातर यूजुअली ये क्या करता है, ब्रिजेस अप सबस्ट्रेट एंड एंजाइम। ये जो सबस्ट्रेट है और एंजाइम है उसको ब्रिज अप करने में हेल्प करता है, ठीक है। यूजुअली यही करता है कि अगर सबस्ट्रेट है, लेट सपोज कि ये एंजाइम है और ये इसकी एक्टिव साइट है, ठीक है,
और ये जो है वो आपका मौजूद है यहाँ पर सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर थोड़ा सा इनकी शेप्स में डिफरेंस है, तो कोफैक्टर जब यहाँ पर आकर बाइंड कर जाएगा तो ये टोटली इनको एक दूसरे के लिए कंपैटिबल बना देगा और ये आप एग्जैक्टली एक दूसरे में फिट हो सकते हैं। तो सिंपली ये ज्यादातर ब्रिजअप करता है सबस्ट्रेट और एंजाइम को। दूसरा, ये क्या करता है, ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है इन रिएक्शंस विच ब्रिंग्स अबाउट कैटालिसिस, यानी जो कैटालिसिस हो रहा है इसमें ये डायरेक्टली एक्ट करता है, हिस्सा लेता है, या फिर इट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, या फिर ये सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर एक्ट करता है फॉर कैटालिसिस। ये 3 तरीके से कोफैक्टर कैन फैसिलिटेट द एंजाइम एक्टिविटी। और ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। यूजुअली ये ब्रिजअप करता है सबस्ट्रेट को और एंजाइम को। ऑफन ये पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, या वेरी ऑफन ये एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, या इट प्रोवाइड्स द सोर्स ऑफ एनर्जी टू द कैटालिसिस। अब अगर हम कोफैक्टर की क्लासिफिकेशन देखें तो कोफैक्टर मेनली 2 तरह के हो सकते हैं। अगर हम कोफैक्टर को देखें तो कोफैक्टर 2 तरह के हो सकते हैं यहाँ पर, दैट कुड बी इनऑर्गेनिक और कुड बी ऑर्गेनिक। 2 तरह के कोफैक्टर्स हैं, इनऑर्गेनिक भी और ऑर्गेनिक भी। जब इनऑर्गेनिक कोफैक्टर की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर के लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज की जाती है एक्टिवेटर की। ये डिटैचेबल होता है, ये परमानेंटली अटैच नहीं रहता एंजाइम के साथ, ये डिटैचेबल होता है। जब कैटालिसिस होती है तब आकर अटैच होता है, आफ्टर कैटालिसिस डिटैच हो जाता है, तो ये डिटैचेबल है, इसको एक्टिवेटर कहते हैं। कोई भी मेटल आयन है वो काम कर सकता है एक्टिवेटर के तौर पर। मैग्नीशियम है या जिंक है या आयरन है, ये सारे एग्जांपल्स हैं इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की, जिनको हम बोलते हैं एक्टिवेटर्स, और ये डिटैचेबल होते हैं। मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट कोफैक्टर है एक्टिवेटर के तौर पर। बहुत सारे एंजाइम्स इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हेक्सोकाइनेज एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर आपने डिटेल में देखा, ग्लाइकोलाइसिस में ये यूज होता है। ये मैग्नीशियम को एज कोफैक्टर यूज करता है। जब हम ऑर्गेनिक कोफैक्टर की बात करते हैं तो इट कुड बी ऑफ 2 टाइप्स। जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर है वो 2 तरह का हो सकता है। एक जो है वो डिटैचेबल हो सकता है और दूसरा क्या होगा, नॉन डिटैचेबल। तो 2 तरह का है ऑर्गेनिक कोफैक्टर। तो अगर तो डिटैचेबल है ऑर्गेनिक कोफैक्टर तो हम उसको बोलते हैं कोएंजाइम, ठीक है, ये अपना काम करने के बाद रिलीज हो जाता है। जबकि नॉन डिटैचेबल जो होता है उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है। अगर आप डिटैचेबल ऑर्गेनिक कोफैक्टर, जिसको आप कोएंजाइम कहते हैं, उसको देखें तो सिंपली ये या तो विटामिन एक्ट करते हैं एज कोएंजाइम, या वो प्रोवाइड करते हैं रॉ मटेरियल जिससे कोएंजाइम्स बनाए जाएंगे। क्योंकि ये डिटैचेबल होते हैं, काम करने के बाद सेपरेट हो जाते हैं, तो कैन बी रीयूज्ड। क्योंकि ये रीयूज हो जाते हैं बार बार, इस वजह से विटामिन बहुत थोड़ी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी में। क्योंकि मोस्टली विटामिन या तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जिससे ये कोएंजाइम्स बनते हैं, या बजाते खुद वो एक्ट करते हैं एज कोएंजाइम। तो क्योंकि ये रीयूज हो सकते हैं, इस वजह से विटामिन की जो रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी में वो बहुत स्मॉल अमाउंट के अंदर है। तो कोएंजाइम्स के अंदर बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट है NAD, FAD, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोएंजाइम्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पर हमारी बॉडी में मौजूद हैं। और रेस्पिरेशन के अंदर आप देख सकते हैं बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर में भी कि इनका कितना क्रूशियल रोल है। जब आप नॉन डिटैचेबल की बात करते हैं, ये जो डिटैचेबल होते हैं ना, ये वीक लिंकेज बनाते हैं एंजाइम के साथ, जिसकी वजह से काम करने के बाद ये डिटैच हो जाते हैं। जब आप नॉन डिटैचेबल की बात करते हैं जिसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप है, तो ये क्या करते हैं, ये कोवलेंटली अटैच्ड होते हैं, ये कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं टू एंजाइम और परमानेंटली बीइंग पार्ट ऑफ इट, उसी के साथ अटैच रहते हैं, उससे अलग नहीं होते, ठीक है, उसका हिस्सा बन के ही रहते हैं। और ये अगर आप इनको देखें तो इसकी बेस्ट एग्जांपल हीम ग्रुप्स हैं। आप ये देखिए जो साइटोक्रोम एंजाइम है, साइटोक्रोम है, या फिर इसी तरह साइटोक्रोम्स है मेनली, या हमारे पास फेरोडॉक्सिन है, प्लास्टोक्विनोन है, इनके अंदर क्या होता है, परमानेंटली
आयरन साइटोक्रोम्स के अंदर परमानेंटली आयरन उसका पार्ट के तौर पर अटैच रहता है, हीम ग्रुप बनाता है। यानी अगर आप लेट सपोज हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर से समझे तो आपको हीम ग्रुप की समझ आएगी। हीम ग्रुप में आयरन होता है और उसके साथ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। तो इसी तरह होता ये ऑर्गेनिक है, लेकिन इसमें सेंटर में आयरन मौजूद होता है। आयरन के 7 प्रोटीन पार्टी होते हैं। यानी अगर आप ये देखें तो जो आयरन है वो एक हीम ग्रुप की फॉर्म में, हीम ग्रुप ऑर्गेनिक है, किसके साथ अटैच्ड होता है, साइटोक्रोम्स के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर अगर नॉन डिटैचेबल है तो वो क्या कहलाएगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप। हीम ग्रुप में आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप जो कि एक ऑर्गेनिक कोफैक्टर है। हीम ग्रुप के अंदर क्या होता है, आयरन और उसके अराउंड कुछ एन कंटेनिंग चेन्स होती हैं, वो यहाँ पर मौजूद होती हैं, परमानेंटली एंजाइम का हिस्सा होती हैं। तो ये बात हो गई। अब होता ये है कि कोफैक्टर की प्रेजेंस और एब्सेंस की बेस पर भी हम एंजाइम्स को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 2 ग्रुप्स हैं हमारे पास, एक होलो एंजाइम्स और एक एपो एंजाइम्स। 2 ग्रुप्स हैं, होलो एंजाइम्स एंड एपो एंजाइम्स। एक कोफैक्टर जो कि एक प्रोटीन या एक एंजाइम जिसमें उसका कोफैक्टर भी मौजूद है और वो एक्टिव है, हम उसको क्या नाम देते हैं, होलो। होलो का मतलब ही कंप्लीट होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन पार्ट भी होता है एंजाइम का, और प्रोटीन पार्ट के साथ साथ उसका कोफैक्टर भी मौजूद होता है। इसको हम कहते हैं होलो एंजाइम। और ये एक्टिवेटेड एंजाइम होता है और फंक्शनल होता है और अपना काम करता है। लेकिन एपो एंजाइम में क्या होता है, ओनली प्रोटीन पार्ट। अगर आप कोफैक्टर को रिमूव कर दें तो पीछे सिर्फ प्रोटीन पार्ट बच जाता है एंजाइम का, और उस हालत में वो नहीं होता कि वो कैटालिसिस कर सके, क्योंकि कोफैक्टर रिक्वायर्ड है उसको। तो ये इनएक्टिव स्टेट जो होती है एंजाइम की, उसको हम क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम। तो ये 2 टाइप्स के एंजाइम्स थे डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कोफैक्टर। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं और इसके बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने हैं जिनमें से एमसीक्यू आए हुए हैं। और आपने चैप्टर वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स की देखी है तो 5 to 6 एमसीक्यूज लाजमी इस चैप्टर में से पूछे जा रहे हैं और इजी सा चैप्टर है बेटे। यहाँ पर वो कहते हैं कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट किया जाता है। ठीक है, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनकी इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीशन होती है, और उनको इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट करने का रीजन क्या होता है कि वो एक्टिव फॉर्म में पोटेंशियली डैमेजिंग होते हैं। ठीक है, तो कुछ एंजाइम्स को इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट किया जाता है, और इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होने का रीजन ये है कि वो पोटेंशियली का मतलब होता है बहुत ज्यादा हद तक वो पोटेंशियली डैमेजिंग होते हैं इनएक्टिव फॉर्म। तो उनको सिर्फ तभी एक्टिवेट किया जाता है जब उनकी एक्टिव होने की रिक्वायरमेंट है, वरना वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज किए जाते हैं ताकि वो इंटरनल सेल डैमेज कॉज ना करें। फॉर एग्जांपल, एक स्टमक में एंजाइम रिलीज होता है जिसका नाम है पेप्सिनोजेन। ये इनएक्टिव एंजाइम है और ये एक्टिवेट होता है पेप्सिन में बाय HCl, और इसकी एक्टिवेशन की शर्त सिर्फ क्या है, प्रोटीन इन डाइट। अगर आपने प्रोटीन खाया है, क्योंकि ये प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, तभी HCl रिलीज होता है। अगर आप प्रोटीन खाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का लेक्चर आपने सुना कि अगर आपकी डाइट में प्रोटीन हो तो HCl रिलीज होता है, वो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में एक्टिवेट करता है, फिर पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। अगर ये एक्टिव फॉर्म में हो तो ये सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही प्रोटीन्स होते हैं उसमें, तो ये उनको नुकसान पहुंचा सकती है, जिसकी वजह से इसको इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट किया जाता है। इस तरह कि जो इसकी एक्टिव साइट होती है उसके ऊपर एक पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट अटैच होता है जिसने इसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक किया होता है। ठीक है, ये जो पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट है ये अटैच होगा और वो इसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर रहा होगा। HCl जब रिलीज होता है वो इस फ्रेगमेंट को हटा देता है, और HCl कब रिलीज हो रहा है, सिर्फ तब जब आपकी डाइट में प्रोटीन है। फिर ये एक्टिव साइट फ्री हो जाएगी और ये प्रोटीन्स के साथ बाइंड करके उनको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से कुछ प्रोटीन्स को इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट किया जाता है, और ज्यादातर जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं जैसे कि पेप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, वही इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं और एक्टिवेट सिर्फ तब होते हैं जब उनकी बॉडी में एक्टिव होने की रिक्वायरमेंट है। तो ये तो कुछ बेसिक चीजें थी कि कोफैक्टर क्या है, और ये सब
अब हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं अभी, और हम देखते हैं कि एंजाइम किस तरीके से कैटालिसिस करते हैं, एंजाइम किस तरीके से रिएक्शन रेट को बढ़ाते हैं। तो लेट्स डिस्कस। जी बेटे, तो सिंपली अगर हम देखें तो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई ए से। ये एक्टिवेशन एनर्जी है जिसको हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। ये एक एनर्जी बैरियर है, ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसको दिए बगैर रिएक्शन स्टार्ट कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, जब हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं तो एटलीस्ट आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी रिएक्शन को इनिशिएट करवाने के लिए। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है, जो कि लाजमी है टू इनिशिएट बायोकेमिकल रिएक्शन, किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को हम उसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। देखिए, आपने स्टोव ऑन किया ना अपना, उसको भी जब तक आप मैच स्टिक से, माचिस से थोड़ा सा इग्नाइट नहीं करेंगे, स्पार्क नहीं देंगे, वो नहीं जलता। इसी तरह रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमेशा आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, और वो एनर्जी देंगे तभी रिएक्शन स्टार्ट होगा। अब एक्टिवेशन एनर्जी करती क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी का काम ये होता है कि ये, इसका अगर हम रोल देखें कि ये क्या करती है, तो ये डीस्टेबलाइज करती है, तोड़ती है एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स। एक जो सबस्ट्रेट है, एक जो मॉलिक्यूल है, उसके एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स को ब्रेक करती है। ठीक है, और क्या करती है, और ये फैसिलिटेट करती है फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स को। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो एक्टिवेशन एनर्जी का काम ये होता है कि वो जो एक मॉलिक्यूल है उसके एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स को ब्रेक करे और नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करवाए, ताकि, यानी देखिए रेस्पिरेशन है, उसमें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की मदद से और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो ऑब्वियसली कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, कुछ बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होंगे, फिर इसी तरह कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा ना। तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स को ब्रेक करना और न्यू बॉन्ड्स बनाना, ये काम होता है एक्टिवेशन एनर्जी का, और ये बहुत ज्यादा होती है, और इट एक्ट एज एनर्जी बैरियर। अब देखें यहाँ पर बड़ा टेक्निकल पॉइंट और इससे रेलेवेंट एमसीक्यू भी आते हैं। ये एक एनर्जी बैरियर है, तो जो सबस्ट्रेट है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो सबस्ट्रेट जो है उसको इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। अब देखें, हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें इनफ हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन वो हीट अपनी बॉडी में हम रिटेन नहीं कर सकते क्योंकि उससे हमारे एंजाइम्स जो है वो डीनेचर हो जाते हैं। पहला लफ्ज ही हमने पढ़ा था कि वो थर्मोलेबाइल है। और इसी तरह प्रोटीन्स भी बहुत सेंसिटिव होते हैं टू हीट। क्यों सेंसिटिव होते हैं? क्योंकि हाई टेम्परेचर पर जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, वो संभाल नहीं पाते पेप्टाइड की फोल्डिंग को। तो सिंपली यहाँ पर सबस्ट्रेट है तो वो तब तक प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा जब तक उसको इतनी एक्टिवेशन एनर्जी ना मिले कि उसके बॉन्ड्स ब्रेक हो और नए बने। तो इट एक्ट एज एनर्जी बैरियर। अब एंजाइम्स एक ऑल्टरनेटिव पाथवे के जरिए इसको बहुत कम कर देते हैं। हाउ एंजाइम्स पार्टिसिपेट इन कैटालिसिस या हाउ एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन? तो एंजाइम्स क्या करते हैं, वो लोअर कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। वो ये जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है इसको कम कर देते हैं। कैसे? अब बेटे ये बात गौर से सुनिएगा, जो आपके पास एंजाइम्स होते हैं ना, वो सबस्ट्रेट के साथ खुद बाइंड करके ना एक एक्टिवेटेड ईएस कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको हम एई कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बेटे ये देखिए, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके एक एक्टिवेटेड, ठीक है, एक्टिवेटेड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको हम खाली एई का नाम भी, बुक्स के अंदर उन्होंने खाली एई का वर्ड भी यूज किया है, लेकिन इसका मतलब यही है कि एक्टिवेटेड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। बेटे देखिए, जिस स्टेट में एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे होते हैं और नए बॉन्ड्स बन रहे होते हैं, उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? जिस दौरान ये काम हो रहा होता है, ट्रांजिशन स्टेट। ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ना, ये बड़ी हाई एनर्जी स्टेट होती है, इसमें ये स्टेबलाइज नहीं होती, यानी ये जो स्टेट है ना, ये स्टेबलाइज नहीं हो रही होती, ये जल्दी आपके पास अचीव नहीं हो रही होती क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है।
तो ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। जिस वक्त एक्टिवेशन एनर्जी बॉन्ड्स ब्रेक कर रही है और नए बॉन्ड्स बना रही है, उस स्टेट को सबस्ट्रेट की हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। एंजाइम इस ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करते हैं। कैसे? अब जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करते हैं ना, तो एंजाइम यहां पर पता है क्या रोल प्ले करता है? वो क्या करता है, इस तरीके से सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, ठीक है। ये ES जो है एंजाइम क्या करेगा, बाइंड्स इन एन ओरिएंटेशन, वो इस ओरिएंटेशन में बाइंड करेगा, ओरिएंटेशन विद सबस्ट्रेट, ठीक है, विच स्ट्रेसेस, जो स्ट्रेस करेगी या स्ट्रेच करेगी, खींचेगी सर्टेन बॉन्ड्स। वो जो उसके बॉन्ड्स है ना, उसके ऊपर जोर पड़ेगा, वो खींचेंगे और टूट जाएंगे। यही काम जो आपको मैंने फर्स्ट एग्जांपल नाइफ वाली दी थी ना, कि जब आप नाइफ की मदद से एप्पल को कट करेंगे, क्योंकि उसकी एज शार्प है, जो नाइफ है उसकी एज शार्प है, वो डिजाइन ऐसे हुआ है कि आप उसको एक एंगल पे रख के जब कट करेंगे ना, एप्पल फौरन कट जाएगा उसकी शार्प वाली एज से। तो इसी तरह एंजाइम्स इस तरीके से सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करते हैं, इस ओरिएंटेशन में बाइंड करते हैं कि उसके कुछ बॉन्ड्स पे स्ट्रेचिंग होती है, खिंचाव पड़ता है, और वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। which stretches certain bonds and breaks them apart, और उनको तोड़ देता है, वो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। अब ये देखें, एक्टिवेशन एनर्जी ने पता नहीं कितने महीने ले लेने थे, तब जाके इतनी एनर्जी चाहिए थी, तब जाके वो बॉन्ड्स ब्रेक होने थे। एंजाइम्स ने इस एंगल पे जाके बाइंड किया कि कुछ बॉन्ड्स के ऊपर जोर पड़ा, खिंचे वो, और वो टूट गए, और इस तरह मॉलिक्यूल के साथ वो बाइंड किया हुआ है कि नए बॉन्ड्स बन जाएंगे अगर जरूरत है तो, ठीक है। उसने एक तो ये बॉन्ड्स तोड़वाए, और उसके बाद क्या होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में है, तो अगर रिक्वायर है तो न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। बेटा ये MCQ आ चुका है, नोट इट डाउन कि एंजाइम्स क्या करते हैं, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एंजाइम्स स्टेबलाइज, वो स्टेबलाइज करते हैं ट्रांजिशन स्टेट को, ठीक है। तो एंजाइम्स ने ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज किया और यहाँ पर प्रोडक्ट्स बन गए, ठीक है। एंजाइम जो है वो क्या बना देता है, प्रोडक्ट। तो आप ये देखिए कि एंजाइम ने बजाते खुद केमिकली पार्टिसिपेट नहीं किया रिएक्शन में। नाइफ से आप एप्पल कट करते हो, उसके बाद नाइफ फ्री है, उससे आप जितने मर्जी एप्पल, जितने मर्जी फ्रूट्स कट करो। सेम हियर, एंजाइम्स ने सिर्फ ये किया कि एक्टिवेशन एनर्जी जो रिक्वायर्ड थी उसको कम कर दिया एक ऑल्टरनेटिव पाथवे से। बजाते खुद एंजाइम ने केमिकली पार्टिसिपेट नहीं किया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद एंजाइम खुद फ्री हो जाता है। लेट सपोज अगर हम देखें तो एंजाइम कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी कम करते हैं, और एंजाइम क्या करते हैं, डू नॉट इफेक्ट नेचर ऑफ प्रोडक्ट। एंजाइम्स कभी भी नेचर ऑफ प्रोडक्ट को इफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और एंजाइम टर्नओवर होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, एंजाइम टर्नओवर के एंजाइम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद फ्री हो जाते हैं और मजीद सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के काबिल होते हैं, और इसको हम बोलते हैं एंजाइम टर्नओवर। और कुछ एंजाइम्स जो हैं वो 1 सेकंड में 1 लाख का रखते हैं एंजाइम टर्नओवर, यानी वो 1 लाख सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंजाइम टर्नओवर कुछ एंजाइम्स के लिए, कुछ रिएक्शंस में इतना हाई है कि 1 लाख सबस्ट्रेट्स पर सेकेंड वो कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ETO क्या होता है, एंजाइम टर्नओवर, यानी एंजाइम कितने सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके फ्री हो रहे हैं, जो कि फॉर सर्टेन रिएक्शन 1 लाख पर सेकेंड है बेटा। तो सिंपली हमारे पास ये बात हो गई कि एंजाइम टर्नओवर क्या है और एंजाइम किस तरीके से रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं, कि वो बजाते खुद इस तरीके से बाइंड करते हैं सबस्ट्रेट के साथ, ये बॉन्ड्स ब्रेक करके न्यू बॉन्ड्स बनवा देते हैं, ठीक है। अब आप ये नेचर ऑफ प्रोडक्ट की हमने बात की थी। लेट सपोज सक्रोज एक सबस्ट्रेट है, वो हमेशा किस में टूटेगा, वो फ्रक्टोज और ग्लूकोज में ही ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। सक्रेज एंजाइम अगर मौजूद होगा तो वो सक्रोज को फ्रक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ेगा। इन केस अगर यही एक्टिविटी विदाउट सक्रेज हो, एंजाइम के बगैर, तब भी जो सक्रोज है वो फ्रक्टोज और ग्लूकोज में ही ब्रेक डाउन होगा, बट इन दोनों रिएक्शंस की सिर्फ स्पीड में फर्क होगा, टाइम में फर्क होगा।
ऊपर वाला रिएक्शन जो है वो बहुत कम टाइम में हो जाएगा और एंजाइम के बगैर इट वुड टेक अ लॉन्ग टाइम। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट को कभी भी एंजाइम्स इफेक्ट नहीं करते, सिर्फ वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं एफिशिएंसी को। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन कि मैकेनिज्म क्या है जनरली एंजाइम एक्शन का। तो मैकेनिज्म की जब आप बात करते हैं तो एंजाइम्स का एक प्रॉपर 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर है और एंजाइम अपने स्पेसिफिसिटी के अकॉर्डिंग, स्पेसिफिसिटी किसको कहते हैं, एंजाइम्स की एक्टिव साइट को। बेटे जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है ना उसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है और उसके ऊपर एक स्पेसिफिक चार्ज होता है। तो एंजाइम्स जो हैं दे आर हाईली स्पेसिफिक और उनकी जो स्पेसिफिसिटी है वो ये एमसीक्यू भी आ जाता है, दैट रेगुलेट्स द होल मेटाबॉलिज्म। और उनकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी यही है, एमसीक्यू आया कि सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है एंजाइम्स की वो कौन सी है, उनका रीयूज होना, उनकी एफिशिएंसी, उनकी स्पेसिफिसिटी। तो उनकी जो स्पेसिफिसिटी है वो उनको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है कि हमारा जो होल मेटाबॉलिज्म है वो इनके स्पेसिफिक होने पे चल रहा है, क्योंकि दे आर हाईली स्पेसिफिक। तो उस वजह से क्या होता है, ये स्पेसिफिक ही केमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं अपॉन नीड। तो इनकी जो स्पेसिफिसिटी है वो हमारे पूरे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रही है और इस पे चेक एंड बैलेंस रख रही है कि कौन सा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में किस वक्त कन्वर्ट होगा। तो इनकी जो एक्टिव साइट होती है वो एक्चुअली डिटरमिन करती है इनकी स्पेसिफिसिटी को। उसके ऊपर एक स्पेसिफिक चार्ज होता है और उसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है। चार्ज ऑब्वियसली किस पर डिपेंड करेगा, अमाइनो एसिड्स पर। ठीक है, कुछ अमाइनो एसिड्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जैसे कि लाइजीन है या आर्जिनिन है, इनके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसी तरह कुछ के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जैसे कि ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो डिपेंड करेगा कि जो एक्टिव साइट है उसके ऊपर कौन से अमाइनो एसिड ज्यादा हैं या कौन से चार्ज वाले अमाइनो एसिड्स हैं, वो ही डिटरमिन करेंगे एक्टिव साइट का चार्ज। और शेप जो है दैट इज डिटरमिन बाय द अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स। जिस तरीके से अमाइनो एसिड्स अरेंज्ड होंगे एक्टिव साइट में वो उसकी शेप डिटरमिन करेगी। तो एक्टिव साइट जो है वो स्पेसिफिसिटी को डिटरमिन करती है एंजाइम की, कि एंजाइम किस सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा वो एक्टिव साइट डिसाइड करती है। एक्टिव साइट एक स्पेसिफिक चार्ज बेरिंग साइट है जिसकी एक स्पेसिफिक शेप है। तो चार्ज कौन डिसाइड करता है, ऑब्वियसली अमाइनो एसिड जो वहां पर मौजूद है। और इसी तरह शेप कौन डिसाइड करता है, अमाइनो एसिड्स की अरेंजमेंट। तो एक्टिव साइट जो है उसकी शेप के मुताबिक सबसे पहले तो एंजाइम ने अपना रेलेवेंट सबस्ट्रेट जो है जेन्युइन सबस्ट्रेट पहचानना होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि वो अपना जेन्युइन सबस्ट्रेट पहचानता है। लेट सपोज कि आपने जब रोटी खाई है तो आपने रोटी खाई है, कोई एग खाया, एग प्रोटीन होता है, एग फ्राई किया ऑयल में वो ऑयल होता है, लेकिन जब स्टमक में खाना जाता है तो प्रोटीन के साथ ही बाइंड करता है पेप्सिन, पेप्सिन और किसी के साथ बाइंड नहीं करता अपनी शेप के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो एक्टिव साइट होती है वो चार्ज भी रख रही है और वो शेप भी रख रही है। तो अगर हम देखें तो जो एक्टिव साइट होती है ना दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली फ्यू अमाइनो एसिड्स। अगर हमने ये बात की थी कि जो एक एंजाइम होता है उसमें हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो एक्टिव साइट में सिर्फ फ्यू अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। जैसे कि कुछ के अंदर तो आप ये देखिए कि कुछ ऐसे हैं एंजाइम्स जिनके अंदर, जैसे एल्डोलेज, एग्जांपल है एल्डोलेज की। तो एल्डोलेज में जो एक्टिव साइट है दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 अमाइनो एसिड्स, उसमें 3 अमाइनो एसिड्स हैं सिर्फ। ठीक है, जो उसकी एक्टिव साइट को बना रहे हैं एल्डोलेज की। तो फ्यू से अगर आप देखें तो सिर्फ 3 अमाइनो एसिड्स एल्डोलेज की एक्टिव साइट में मौजूद हैं। अच्छा बेटे, आप ये देखिए कि नेक्स्ट अगर आप इसको हम कंटिन्यू करते हैं तो एक्टिव साइट जो होती है वो किस तरीके से रोल प्ले करती है। अगेन एक्टिव साइट की ही बात है। एक्टिव साइट की ना 2 बेसिकली पार्ट्स होते हैं। एक्टिव साइट हैज 2 पार्ट्स, एक को हम बोलते हैं बाइंडिंग रीजन और एक को हम बोलते हैं कैटालिटिक रीजन। ठीक है, जब आप एक्टिव साइट की बात करेंगे तो कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो अपने चार्ज की बेस पर या किसी भी तरह हेल्प करते हैं एंजाइम को रिकॉग्निशन में जेन्युइन सबस्ट्रेट की। ठीक है, जो बाइंडिंग रीजन होता है वहां पर मौजूद अमाइनो एसिड्स रिकॉग्निशन करते हैं जेन्युइन सबस्ट्रेट की और फिर उसको अटैच करवाते हैं एक्टिव साइट के साथ। ठीक है, तो बाइंडिंग साइट का
जो फंक्शन होता है वो रिकॉग्निशन ऑफ सबस्ट्रेट और अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट होता है विद एक्टिव साइट। बेटे आप ये देखिए कि ऐसा नहीं है कि ये जैसे एक अमाइनो एसिड है तो मैं कहूँ इतना बाइंडिंग रीजन है और इतना कैटालिटिक रीजन है। ये उस वो अमाइनो एसिड्स जो कि हेल्प कर रहे हैं एक्टिव साइट के ऊपर बाइंडिंग और रिकॉग्निशन में, वो जगह बाइंडिंग रीजन कहलाएगी। फिर बेटे जैसे ही हमारे पास करेक्ट सबस्ट्रेट आकर बाइंड करता है, ठीक है, जैसे ही करेक्ट सबस्ट्रेट आकर बाइंड करेगा बाइंडिंग रीजन की मदद से, तो हमारे पास क्या बन जाता है, ES कॉम्प्लेक्स। ये सबसे क्रूशियल स्टेप होता है, ये एमसीक्यू भी आता है। ES कॉम्प्लेक्स बनना सबसे क्रूशियल स्टेप है। जब ES कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो फिर बाकी अमाइनो एसिड जो रह गए हैं वो एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। कैटालिटिक साइट एक्टिवेट होती है और वो क्या करती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है बेटे, आपने याद रखना है कि कैटालिटिक साइट के अमाइनो एसिड्स जो हैं वो फाइनली क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में, कुछ बॉन्ड्स को ब्रेक करवाएंगे, कुछ को बनवाएंगे वो अमाइनो एसिड्स। तो ES कॉम्प्लेक्स बना जो कि सबसे क्रूशियल स्टेप था। ES कॉम्प्लेक्स के बाद जो बाकी के अमाइनो एसिड्स थे वो कुछ बॉन्ड्स तोड़ेंगे, कुछ बनवाएंगे और फाइनली क्या करेंगे, यहाँ पर EP कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे बन गया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ये EP कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर उसके बाद क्या होगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो है ये फाइनली जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। प्रोडक्ट जो है वो इससे, ये लेट्स सपोज ये हमारे पास था, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट ब्रेक डाउन हो गया, ये प्रोडक्ट रिलीज हो गया और एंजाइम आप देख सकते हैं एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये भी फ्री है और अब इसको रीयूज किया जा सकता है अगेन। तो ये देखिए सबसे पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट की इंटरेक्शन हुई थ्रू एक्टिव साइट। ये इंटरेक्शन किसने करवाई थी, बाइंडिंग रीजन ने। फिर जैसे ही ES कॉम्प्लेक्स बना तो ES कॉम्प्लेक्स का बनना क्या करता है, एक्टिवेट्स कैटालिटिक साइट, जो दूसरे अमाइनो एसिड्स हैं उनको एक्टिवेट करता है। वो एंजाइम को जो सबस्ट्रेट है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं और फिर प्रोडक्ट उससे रिलीज हो जाता है अलहदा होके। तो सिंपली ये हमारे पास बात है अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम सबस्ट्रेट की इंटरेक्शन बाइंडिंग रीजन ने करवाई, ES कॉम्प्लेक्स बना, कैटालिटिक साइट एक्टिवेट हुई, एंजाइम ने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया और उसको रिलीज कर दिया। और मोर ओवर ये रिवर्सिबल है रिएक्शन, ये वाले रिएक्शंस जो हैं वो रिवर्सिबल हैं। जो एंजाइम है वो दोबारा से जो सबस्ट्रेट ये बना है प्रोडक्ट उसको सबस्ट्रेट में भी कन्वर्ट कर सकता है अगेन। बेटे देखिए ये जो प्रोडक्ट बना है ये रिलीज हो गया एट द एंड ऑफ रिएक्शन, लेकिन ये सारे रिएक्शंस रिवर्सिबल भी हैं। ये दोबारा जैसे आप देखते हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन को जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन है उसको कार्बोनिक एनहाइड्रेज ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करता है और बाद में ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर से स्प्लिट हो जाता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में और वही सेम एंजाइम की एक्टिविटी को कैटेलाइज करता है। अब यहाँ पर ना ये भी एमसीक्यू पूछते हैं, वो इलस्ट्रेट करके ना वो डायग्राम देने के बाद एमसीक्यू पूछते हैं कि ये जो आपको हमने रिएक्शन शो करवाया है बताएं ये कैटाबॉलिक है या एनाबॉलिक। तो बेटे ये एक कैटाबॉलिक रिएक्शन की एग्जांपल है जहां पर आप देख सक रहे हैं कि जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट हो रहा है तो वो ब्रेक हो रहा है, तो इट्स अ काइंड ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। ये मिक्स ना हो जाए, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, ये ES कॉम्प्लेक्स बना था, ये था हमारा सेकंड स्टेप, ये पहला स्टेप था, फिर उसके बाद ये सेकंड स्टेप आया, ये थर्ड स्टेप आया और ये फोर्थ स्टेप आया जहां पर एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद रिलीज हो गया। और ये जो डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन है इट्स ऑल अबाउट अ कैटाबॉलिक रिएक्शन। इसी तरह एनाबॉलिक रिएक्शन भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज हम ये करते हैं, इसी को हम इसी से समझते हैं। लेट्स सपोज कि ये एक एंजाइम है, ठीक है, और ये हमारे पास जो है ये एक है लेट्स सपोज और ये एक है हमारे पास सबस्ट्रेट, ये इसके अंदर आके फिट होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इनको जोड़ भी सकता है, ये जोड़ के इस तरीके से भी रिलीज हो सकते हैं, इनके दरमियान में बॉन्ड भी बन सकता है।
तो ये एक एनाबॉलिक रिएक्शन भी है। तो दोनों तरह के रिएक्शंस एंजाइम परफॉर्म कर सकते हैं। अब ना 2 मॉडल्स हैं जो कि प्रपोज किए गए हैं टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो अब हम करते हैं वो मॉडल्स, हम समझते हैं कि किस तरीके से एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। जी बेटे, तो 2 मॉडल्स हैं हमारे पास। एक मॉडल है लॉक एंड की मॉडल, इट वाज प्रपोज्ड अर्लियर, और एक है इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो कि लॉक एंड की मॉडल का ही मॉडिफाइड वर्जन है। तो 2 मॉडल्स हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को, एक लॉक एंड की मॉडल और एक है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक होता ये है कि इट वाज प्रपोज्ड बाय एमिल फिशर। इसको एमिल फिशर ने प्रपोज किया 1890s में, ठीक है। और एमिल फिशर का कहना ये था कि जो एक्टिव साइट है ना वो रिजिड है। इसके मुताबिक एक्टिव साइट जो है वो रिजिड है, ठीक है, एंड एक्ट एज टेम्पलेट, और वो एक्ट करती है एज टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब होता है एक सांचे की तरह, ठीक है। वही सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है एंजाइम जो 100% उसकी शेप के साथ फिट इन हो। तो वो बहुत रिजिड है, उसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश नहीं है, ये कहना था एमिल फिशर का। उसने कहा, उसने इसको एनालॉजी दी एक लॉक एंड की से। उसने कहा समझे लॉक एंजाइम है, इस पर बहुत डिबेट हुई, लेकिन फाइनल यही है कि लॉक को एंजाइम और की जो है वो किसको कहा गया, सबस्ट्रेट को। उसने कहा कि जैसे एक लॉक को एक स्पेसिफिक की ओपन कर सकती है, बिल्कुल वैसे ही एक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। तो उसने ये एनालॉजी दी, ठीक है, और उसने कहा कि कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज। वो ये कह रहा था कि नो चेंज इन एक्टिव साइट, एक्टिव साइट में किसी भी किस्म की तब्दीली की गुंजाइश नहीं है बिफोर, ड्यूरिंग या फिर आफ्टर रिएक्शन। उसने कहा अभी कोई चेंज नहीं आता एक्टिव साइट में, वो रिजिड है, वही सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा जो 100% आके उसके साथ फिट इन होता है। लॉक एंड की मॉडल जो है वो रिप्रेजेंट करता है एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी को। वो कहता है कि जी 100% स्पेसिफिक होगा सबस्ट्रेट तो ही वो कन्वर्ट हो सकता है प्रोडक्ट में, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। वो एंजाइम्स जो कि लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करते हैं हम उनको बोलते हैं एब्सोल्यूट या फिर नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स। हमारी बॉडी में वो एंजाइम्स जो कि इस मॉडल के ऊपर ही काम करते हैं, यानी वो स्पेसिफिक हैं, उनको हम एब्सोल्यूट या नॉन रेगुलेटरी एंजाइम कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो यूरिएज है या फिर सक्रेज है या फिर लैक्टेज है या माल्टेज है, ये सारी इनकी एग्जांपल्स हैं। माल्टेज सिर्फ माल्टोज को ही सब प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है, सक्रेज सिर्फ सक्रोज को, लैक्टेज सिर्फ लैक्टोज को, यूरिएज सिर्फ यूरिया को। तो ऑब्वियसली ये सारे एंजाइम्स लॉक एंड की मॉडल को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। लेकिन हुआ ये कि लेटर एविडेंसेस ने इस मॉडल को हर केस में ट्रू प्रूव नहीं किया। हाँ, ये बहुत सारे एंजाइम्स फॉलो कर रहे थे, बट लेटर एविडेंस ने ये किया। बाद में जब हमने देखा तो लेटर एविडेंसेस डिड नॉट सपोर्ट द मॉडल, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया इस मॉडल को इन ऑल रिएक्शंस, ठीक है। उन्होंने कहा कि नहीं, सारे रिएक्शंस में तो भाई ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट भी है। तो क्या हुआ, फिर एक मॉडिफाइड वर्जन आया जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल का एक मॉडिफाइड फॉर्म है, ये एमसीक्यू भी आता है। एमसीक्यू ये आता है कि मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ या मॉडिफाइड वर्जन ऑफ लॉक एंड की मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय। तो ये मॉडिफाइड फॉर्म है लॉक एंड की मॉडल की, ठीक है, और इसको किसने प्रपोज किया, कॉशलैंड, ठीक है। इट वाज प्रपोज्ड बाय कॉशलैंड, ठीक है। अब देखिए इसके मुताबिक एक्टिव साइट इज नॉट रिजिड। उसने कहा कि नहीं, एक्टिव साइट रिजिड नहीं है बल्कि एक्टिव साइट इज फ्लेक्सिबल, वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है, और उसके अंदर चेंज इंड्यूस हो सकता है। उसने कहा कि एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल है और जो एक सबस्ट्रेट है ना वो क्या कर सकता है, सबस्ट्रेट कैन इंड्यूस चेंज, वो चेंज इंड्यूस कर सकता है इन एक्टिव साइट बिफोर रिएक्शन।
वो क्या करता है, जब वो इसके करीब आएगा तो इसको अपने मुताबिक मोल्ड कर लेगा ताकि वो इसमें फिट इन हो सके। तो बिफोर रिएक्शन सबस्ट्रेट जो है वो इंड्यूस कर देता है एक्टिव साइट के अंदर चेंज। ये कहना था इंड्यूस फिट मॉडल का कि वो रिजिड नहीं है, वो टेम्पलेट नहीं है। जब सबस्ट्रेट उसके करीब आता है और दोनों की शेप में स्लाइट डिफरेंस है तो सबस्ट्रेट अपने मुताबिक रिएक्शन से पहले एक्टिव साइड में कुछ ना कुछ चेंज इंड्यूस कर देता है। बॉन्ड्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फिर उसमें वो फिट इन हो सकता है। और इसको एनालॉजी दी गई हैंड्स एंड ग्लव्स के साथ। जैसे हैंड्स एंड ग्लव्स है ना, कि आप अपने ग्लव्स जो हैं वो हैंड्स पे पहनते हैं तो वो उसी की शेप में आ जाते हैं। इसी तरह उसने कहा कि एक्टिव साइट और जो है वो एंजाइम्स हैं। उसने कहा कि जो एक्टिव साइट है उसके अंदर चेंज आता है, एक्टिव साइट चेंजेस बिफोर रिएक्शन। रिएक्शन के पहले वो चेंज होती है ताकि सबस्ट्रेट उसमें फिट इन हो सके, लेकिन जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो एक्टिव साइट अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाती है। ठीक है, आफ्टर प्रोडक्ट, जैसे ही प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, जो एक्टिव साइट है उसकी ओरिजिनल शेप वापस आ जाती है। ठीक है, ओरिजिनल शेप एक्टिव साइट की वापस आ जाएगी, दैट वुड रिटर्न। ये एंजाइम्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप। ये जो मॉडल है ये ग्रुप स्पेसिफिसिटी को शो करता है कि एंजाइम्स जो हैं वो एक ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि आपस में कुछ ना कुछ सिमिलर हैं। ठीक है, और ऐसे एंजाइम्स जो इस मॉडल पर पूरा उतरते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक या फिर रेगुलेटरी एंजाइम। वो एलोस्टेरिक या फिर रेगुलेटरी एंजाइम्स कहलाते हैं, जिसकी बेस्ट एग्जांपल है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। आप ये देखिए कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज कितने सारे रिएक्शंस कैटेलाइज करवाता है। ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को मिला के ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। इसी तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर कार्बोनिक एसिड बनाता है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड को ये स्प्लिट भी करवा देता है हाइड्रोजन आइंस के अंदर और बाइकार्बोनेट आइंस के अंदर। तो आप ये देखिए कि बड़े ज्यादा सारे रिएक्शंस कैटेलाइज करवा रहा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है एलोस्टेरिक एंजाइम की। तो सिंपली बेटे आप ये देखिए कि ये हमारे पास आ जाते हैं मॉडल्स जो कि एक्सप्लेन करते हैं एंजाइम के एक्शन को। ऐसा नहीं है कि इनमें से एक गलत है या दूसरा सही है, दोनों ही ठीक है। लेकिन बात यह है कि कुछ एंजाइम्स इसको ऑब्जर्व करते हैं, कुछ एंजाइम्स इसको ऑब्जर्व करते हैं। ये कहता है कि भाई एक से ज्यादा सबस्ट्रेट्स को, वो है स्पेसिफिक एंजाइम, लेकिन यहाँ पर ग्रुप स्पेसिफिसिटी और यहाँ पर एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी है। तो ये दो मॉडल्स हैं जो कि ट्रूली एक्सप्लेन करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को। दोनों ही ठीक है। ठीक है, इट डिपेंड्स के कौन सा एंजाइम है। अब बेटे आप ये देखिए कि नेक्स्ट हमारे पास जो आता है टॉपिक हमारा पीएमडीसी के अकॉर्डिंग, दैट इज द फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं इफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। तो ऑब्वियसली पहली बात तो ये कि कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि एंजाइम की कॉन्फ़िगरेशन, उसकी केमिस्ट्री, मतलब उसके चार्ज को और उसकी शेप को चेंज कर सकता है, वो एंजाइम की एक्टिविटी को भी ऑब्वियसली इफेक्ट करेगा, श्योरली इफेक्ट करेगा। बेटे आप ये देखिए कि सबसे पहले हम देखते हैं दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी पर इफेक्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग और बाय इफेक्टिंग इट्स शेप। एक टेम्परेचर और दूसरा पीएच। ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि पोटेंशियली एंजाइम की शेप पे असरअंदाज हो सकते हैं। सबसे पहले बेटा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को डिस्कस करते हैं, नंबर 1 टेम्परेचर को हम डिटेल में, ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं बाय ऑल्टरिंग इट्स शेप। ठीक है, टेम्परेचर और पीएच। टेम्परेचर एक फिजिकल फैक्टर है एंड एंजाइम्स क्योंकि ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं तो हाईली सेंसिटिव टू इट है, और ये एक केमिकल फैक्टर है। ठीक है, अब बेटे जब आप टेम्परेचर की बात करते हैं तो पहली बात तो ये कि जो टेम्परेचर है ना, इट फेवर्स एंजाइम एक्शन। ये एंजाइम एक्शन को फेवर करता है। ठीक है, जब हीट मिलती है, ज्यादा हीट बढ़ती है तो उससे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी से उनकी वाइब्रेशंस बढ़ती हैं। जब वाइब्रेशंस बढ़ती हैं तो चांसेस ऑफ कोलिजन बढ़ते हैं, कोलिजन के चांसेस बढ़ते हैं। तो जब टकराव बढ़ता है तो सबस्ट्रेट और एंजाइम्स की इंटरेक्शन जल्दी होती है और रिएक्शन रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन इसकी एक लिमिट है।
ठीक है। नॉर्मली होता है 0 से अगर आप स्टार्ट करें तो ऑब्वियसली रिएक्शन रेट बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, इट गेट डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज, यानी 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन रेट डबल हो जाता है। लेकिन बेटे इसकी एक लिमिट होती है, एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिस पर एंजाइम 100% परफॉर्मेंस दे देता है, यानी वो जितना काम कर सकता है वो उतना कर देता है, और उसके ऊपर भी उसकी एक्टिविटी डिक्लाइन हो जाती है। अब देखें, अब हम कुछ टेम्परेचर रेंजेस देखते हैं। मिनिमम टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर है जो एटलीस्ट होगा तो रिएक्शन हो सकेगा, इसके ऊपर रिएक्शन इनिशिएट होता है, यानी इतना होता है टेम्परेचर तो थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की और रिएक्शन इनिशिएट होता है। फिर एक टेम्परेचर आता है मॉडरेट। मॉडरेट टेम्परेचर वो होता है जिसपे एंजाइम की एक्टिविटी मॉडरेट चल रही होती है, ना बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम। ठीक है, मॉडरेट पर ये होता है कि रिएक्शन जो है वो मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन है। मॉडरेट टेम्परेचर पर मॉडरेट रिएक्शन रेट है कि रिएक्शन जो है वो बस चल रहा है। लेट्स सपोज पेप्सिन है, पेप्सिन और प्रोटीन आपने एक ट्यूब में लिए हैं, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम है और प्रोटीन उसका सबस्ट्रेट है, ठीक है, प्रोटीन भी है और पेप्सिन भी है, और आपने टेस्ट ट्यूब में जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो 20 है, या आप लगा लें कि 25 डिग्री सेल्सियस है, तो तकरीबन कोई 30% जो है वो डाइजेशन हो जाएगी, 30% के करीब, तो मॉडरेट है 30-40%। फिर एक आता है बेटा जी ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर होता है जिसपे एंजाइम की एक्टिविटी 100% है, यानी अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में पेप्सिन को रखें और प्रोटीन को रखें, टेम्परेचर 37 देंगे ना, तो जितना भी प्रोटीन होगा वो ब्रेक डाउन कर देगा पेप्सिन। 37 पर जितना भी प्रोटीन था पेप्सिन उसको डाइजेस्ट कर देगा, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर वो होता है, ठीक है, एट विच रिएक्शन रेट इज मैक्सिमम, जिस पर एंजाइम जो है अपनी एक्टिविटी बेस्ट कर चुके हैं, यानी आपने एक टेस्ट ट्यूब को 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, यहाँ पर तो 40% तक डाइजेशन हो रही थी ना कुछ मॉडरेट, 37 में आपने टेस्ट ट्यूब में सेम समझे पेप्सिन डाला है जो कि एक प्रोटीन एंजाइम है और प्रोटीन उसका सबस्ट्रेट है, तो सारी ही प्रोटीन को वो डाइजेस्ट कर देगा ऑप्टिमम टेम्परेचर पर। एक आता है मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जिस पर आकर एंजाइम डीनेचर हो जाता है। डीनेचरेशन क्या होती है वो पढ़ते हैं, ठीक है। ये वो टेम्परेचर है, टेम्परेचर एट विच एंजाइम डीनेचर्स, ये वो टेम्परेचर होता है जिस पर एंजाइम डीनेचर हो जाता है, जो कि डिफरेंट बुक्स के अकॉर्डिंग 45 to 50 डिग्री सेल्सियस मेंशन है। तो ये 4 टेम्परेचर रेंजेस आपने याद रखनी है। अब बेटे आप ये देखिए कि यहाँ पे होता क्या है कि जब टेम्परेचर बहुत कम हो, लेट्स सपोज मैं देखती हूँ लो टेम्परेचर पे, ठीक है, जो कि ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम है, तो लो टेम्परेचर पर एक्टिव साइट जो होती है ना वो रिजिड हो जाती है एंड इट डू नॉट परमिट द इंड्यूस फिट चेंज। ये जो सबस्ट्रेट होता है ना वो उसमें कोई चेंज इंड्यूस नहीं कर पाता, क्योंकि एक्टिव साइट बहुत रिजिड होती है और ज्यादातर एंजाइम्स एलोस्टेरिक है, तो रिएक्शन बहुत स्लो होता है, ठीक है। एक तो लो टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन, बर्फ सी जमी होती है, ठीक है, और दूसरी बात क्या होती है बेटे कि लो टेम्परेचर पर जो एक्टिव साइट के बॉन्ड्स हैं, एक्टिव साइट के बॉन्ड्स है ना, एक्टिव साइट बिकम्स लेस फ्लेक्सिबल, वो फ्लेक्सिबल नहीं रहती इतनी लो टेम्परेचर पर बॉन्ड्स की रिजिडिटी की वजह से, एंड डू नॉट परमिट, और वो परमिट नहीं करती इंड्यूस्ड फिट चेंज को, ठीक है, वो इंड्यूस्ड फिट चेंज को परमिट नहीं करती, जिसकी वजह से रिएक्शन बहुत स्लो होता है लो टेम्परेचर पर। लेस देन ऑप्टिमम टेम्परेचर पर रिएक्शन कम होता है। बेटे एक बात, ये जो मैंने 4 रेंजेस की बात की है ना, ये 4 रेंजेस की बात हो रही है इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब होता है बेटे आउटसाइड, एक ट्यूब में, क्योंकि एंजाइम्स बॉडी में भी काम कर सकते हैं और ग्लासवेयर में भी काम कर सकते हैं, यानी आपकी टेस्ट ट्यूब में भी वो एक्टिविटी करेंगे। तो बॉडी में ये मिनिमम और मैक्सिमम वाला कोई केस नहीं है, बॉडी के एंजाइम्स से खत्म हो जाना है, वी कैन नॉट सर्वाइव, तो हमें अपना बॉडी टेम्परेचर इसी पे मेंटेन करना होता है। आपने होम्योस्टेसिस देखा है कि कैसे हमारी बॉडी एक्शन ले रही होती है कि इस टेम्परेचर यही रखा जाए, उसकी वजह ये होती है कि एंजाइम्स ने इसके ऊपर काम करना है और उनके बगैर मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं कोई हो सकता। तो बेटे ये जो रेंजेस हैं ये इन विट्रो में हमने देखी है, टेस्ट ट्यूब में जब हमने एक्सपेरिमेंट्स किए कि कैसे एंजाइम काम कर रहे हैं तब पता चला बॉडी में एक ही कंडीशन है ऑप्टिमम वाली, उसके ऊपर और नीचे बॉडी बैडली इफेक्ट होती है। तो लो टेम्परेचर पर तो मसला ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से चेंज इन इंड्यूस होगा, रिएक्शन स्लो हो जाएगा। अब हम देखते हैं
हाई टेम्परेचर पर। लेकिन एक बात, लो टेम्परेचर पर एंजाइम डीनेचर नहीं होता, वो इनएक्टिव होता है। लो टेम्परेचर पर वो इनएक्टिव होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है वो दोबारा से अपनी एक्टिव फॉर्म में आ सकता है। वो डीनेचर नहीं होगा, वो लॉस नहीं होगा, वो टेम्परेरीली इनएक्टिव हो जाएगा लो टेम्परेचर पर। दूसरी कंडीशन आती है बेटे हाई टेम्परेचर, ठीक है, वो देखते हैं हम। जी बेटे, तो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, यानी हाई से मुराद यहाँ पर है वेल अबव ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं हाई से मुराद ऑप्टिमम टेम्परेचर से अबव। अब बेटे जो ऑप्टिमम टेम्परेचर से अबव क्या होता है, अगर हम इसको देखें तो सिंपली जो वाइब्रेशंस है ना वो टू वायलेंट हो जाती हैं, ठीक है। वाइब्रेशंस बिकम टू वायलेंट, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होने लग जाती है मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ गई है। फिर क्या होता है कि वाइब्रेट क्योंकि बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो वो जो बॉन्ड्स होते हैं ना, हाइड्रोजन बॉन्ड्स और आयोनिक बॉन्ड्स जिन्होंने पॉलीपेप्टाइड चेन को संभाला हुआ है, वो उसको संभाल नहीं पाते, वो ब्रेक हो जाते हैं, तो वो पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बिखर जाती है, वो 3D स्ट्रक्चर लॉस होके वो सीधी चेन हो जाती है। तो ये जो लॉस ऑफ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम है, इसको हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। हाई टेम्परेचर पर क्या हुआ, वाइब्रेशंस इतनी वायलेंट हो गई एंजाइम्स की वाइब्रेशन कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं ना, जो बॉन्ड्स होते हैं जो होल्ड कर रहे होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन को, बॉन्ड्स विच होल्ड, जो होल्ड कर रहे होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग को और बेंडिंग को, जो हमने स्टार्ट में ही किया, विच होल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन ब्रेक, वो टूट जाएंगे, वो उसको होल्ड करके रख नहीं पाएंगे, वाइब्रेशन ही इतनी हो रही है, वो टूट जाएंगे, ठीक है। जिन्होंने उसकी पूरी फोल्डिंग को संभाला हुआ था, स्पेशली सबसे पहले तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, फिर आयोनिक बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, ठीक है, ये ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ 3D स्ट्रक्चर, एंजाइम की जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उसका लॉस हो जाता है, जिसको बेटा जी हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन, दैट इज नोन एज डीनेचुरेशन। एंजाइम वंस डीनेचर्ड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। तो हाई टेम्परेचर पर इसीलिए होम्योस्टेसिस हो रहा होता है, पढ़ा है ना आपने भाई, टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो बॉडी नहीं सर्वाइव कर सकती, एंजाइम खत्म हो जाएंगे, एंजाइम के बगैर जिंदगी नहीं है। तो सिंपली ये डीनेचुरेशन है, हाई टेम्परेचर पर ये होता है। अब आप जरा थोड़ा सा देखिएगा एक बात, कि वो बैक्टीरिया जिनको हम बोलते हैं थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि थर्मोफिलिक बैक्टीरिया हैं, स्पेसिफिकली आर्किया, ये क्या करते हैं, ये बड़े हाई टेम्परेचर्स पे रहते हैं, ये तो 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, यानी 70 डिग्री से लेकर अप टू 120 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर पे रह रहे होते हैं हॉट स्प्रिंग्स में। यहाँ पर क्या होता है, जो एंजाइम्स होते हैं उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर वो क्या होते हैं, इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर, वो ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते टू टेम्परेचर, इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर होते हैं क्योंकि उनके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो हाई टेम्परेचर पर ब्रेक नहीं होते। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जैसे कि आर्किया, वो कहाँ पर रहते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में, और हॉट स्प्रिंग्स का जो टेम्परेचर होता है वो तो 70 से स्टार्ट हो रहा होता है और अप टू 120 जा रहा होता है। तो ये जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया हैं वह ये इजीली वहां पर सरवाइव करते हैं एट सच हाई टेम्परेचर, इनके एंजाइम्स वहां पर काम भी करते हैं क्योंकि उनकी बॉन्डिंग पैटर्न डिफरेंट होती है और उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो हाई टेम्परेचर पर बॉन्ड्स टूटते नहीं है, तो इट्स ऑल अबाउट द डिफरेंस इन बॉन्डिंग। मोर ओवर एक और बात भी है बेटे, आपने याद रखना है, हमारे पास ना बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर्स होते हैं, ठीक है, जो बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर्स होते हैं जो कि दावा करते हैं कि भाई ऑयल का भी दाग होगा तो उतर जाएगा, ये जो बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर्स होते हैं जिनमें उन्होंने लाइपेजेस, प्रोटीएजेस और कार्बोहाइड्रेजेस डाले होते हैं और किसी किस्म का भी दाग होता है वो उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, आपने याद रखना है कि वो भी 70 डिग्री पर काम करते हैं एंजाइम एटलीस्ट। इस वजह से क्या होता है कि जब आप ये बायोलॉजिकल वाटर वॉशिंग पाउडर यूज करते हैं तो आपको हॉट वाटर में कपड़े डिप करने होते हैं फॉर 2 to 3 आवर्स। उससे पहले अगर आप वाटर का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे और जो है वो आप उसको टाइम नहीं देंगे तो वो दाग नहीं उतरेगा। तो बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर्स वो होते हैं जिनके अंदर एंजाइम्स ऐड किए जाते हैं और वो एंजाइम्स हाई टेम्परेचर पर काम करते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर एंजाइम्स की एक्टिविटी एफिशिएंट होती है ना, जितने वो तो 37 हमारी बॉडी में डीनेचर हो जाएंगे, लेकिन जैसे थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के एंजाइम्स हैं वो नहीं होते डीनेचर हाई टेम्परेचर पर, तो वो एक्टिविटी तो उनकी ज्यादा होगी ना, हाई टेम्परेचर पर एक्टिविटी का रेट ज्यादा होगा और वो डीनेचर भी नहीं हो रहे। हमारी तो एक लिमिट है हमारे बॉडी के एंजाइम्स की,
तो यहाँ पर बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर में जो एंजाइम्स यूज किए जाते हैं वो हाई टेम्परेचर पर काम करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जब तक आप हॉट वाटर में यूज नहीं करेंगे उनको तो वो वर्क नहीं करते। तो बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर्स में भी हम जो एंजाइम्स यूज करते हैं वो ड्राइव्ड होते हैं फ्रॉम बैक्टीरिया, और वो हाई टेम्परेचर पर काम करते हैं क्योंकि उनके स्ट्रॉन्ग होते हैं बॉन्डिंग पैटर्न्स, और वो हाई टेम्परेचर पर ब्रेक नहीं होते और उनकी एक्टिविटी ज़्यादा फास्ट होती है। फिर बेटे आप ये देखिएगा ज़रा, एक ग्राफ है, उससे भी हम इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो हमारे लिए ज़रा बेहतरी रहेगी। ग्राफ भी बुक में बताया हुआ है उन्होंने। लेट सपोज ये 0 है, ये 37 है, और यहाँ पर ये चला गया 50 पर, ठीक है। यहाँ पे मैंने टेम्परेचर लिख दिया है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया है, y पर रेट ऑफ रिएक्शन मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने x पे टेम्परेचर लिख दिया। देखिए जैसे जैसे आप टेम्परेचर को 0 से बढ़ाएंगे रिएक्शन रेट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। 37 पे आया तो ये देखिए ये 37 पर आकर मैक्सिमम हो गया। 37 से बड़ा है तो आप ये देखिए दोबारा से एंजाइम का टेम्परेचर जो है वो 0 पे चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हो गई है डीनेचुरेशन, यहाँ पर डीनेचुरेशन हो गई है, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन रेट बढ़ रहा था, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे थे तो वो क्या हो रहा था, डबल। ये वाला ऑप्टिमम टेम्परेचर है, यहाँ पर उसकी एक्टिविटी पीक पर है, ठीक है, 37 पर, उसके बाद डीनेचर हो गया। बुक में ना एक यहाँ पर उन्होंने इस तरह से शो किया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, ये वाला जो लाइन सीधी ऊपर जा रही है ये नॉर्मल कर्व है, नॉर्मल कर्व फॉर इनऑर्गेनिक रिएक्शंस। जो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर क्योंकि कैटलिस्ट जो होते हैं वो एंजाइम्स नहीं होते, जो थर्मोसेंसिटिव नहीं होते, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो रिएक्शन बढ़ता जाएगा। इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में डिक्लाइन नहीं होता क्योंकि जो आपके एंजाइम्स है ना वो यूज नहीं होते वहां पर उसके लिए, कैटालिसिस के लिए, तो उनके लिए रिएक्शन रेट ऊपर ही जाता जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट टेम्परेचर बेटा। नेक्स्ट हमारे पास आता है फैक्टर पीएच, फिर उसके बाद हमारा 2 फैक्टर्स और हैं और लास्ट टॉपिक होगा इनहिबिशन। तो बेटा जी हमारे पास टेम्परेचर के बाद यहाँ पे आता है पीएच। तो जब हम पीएच की बात करते हैं तो जैसे टेम्परेचर की बात की वैसे ही पीएच इजी वे में मैं आपको समझाती हूँ। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन समझे, हाइड्रोजन आयन अगर ज्यादा होते हैं तो एसिडिक होता है, मीडियम अगर कम होते हैं तो बेसिक होता है, ठीक है। पीएच में क्या होता है, अगेन हर एंजाइम की एक ऑप्टिमम पीएच होती है जिस पर वो बेस्ट एक्टिविटी देता है, ठीक है। ऑप्टिमम पीएच जो होती है जिसके ऊपर एंजाइम्स वर्क बेस्ट। यानी अगर मैं मिसाल लूं तो आपकी जो लेट सपोज पेप्सिन है, जो पेप्सिन है उसकी ऑप्टिमम पीएच 2 है, तो अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में 2 पीएच दें, टेम्परेचर 37 दें और प्रोटीन ऐड करें तो 100% प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन पीएच अगर 4 या 3 होगी तो वो 40-50% डाइजेस्ट होगा। तो हर एंजाइम की, अब अनलाइक टेम्परेचर, एंजाइम्स ना हमारे सारे आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल का मतलब है हमारी पूरी बॉडी के जो एंजाइम्स है ना उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 ही है। लेकिन जो पीएच होती है ना वो वेरिएबल होती है, हर एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती फॉर एवरी एंजाइम। जैसे पेप्सिन की पीएच अगर 2 है, यूरिएज की 8 है, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास हर एंजाइम की डिफरेंट होती है, कुछ बेसिक होते हैं कुछ एसिडिक होते हैं। अब कुछ एंजाइम जो होते हैं वो 7 पे काम करते हैं, उनको हम एसिडिक एंजाइम्स बोलते हैं। कुछ जो होते हैं वो मोर देन 7 पे काम करते हैं, उनको हम बेसिक एंजाइम्स बोलते हैं। नॉर्मली जो एसिडिक एंजाइम्स होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और बेसिक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये एसिडिक के ऊपर नेगेटिव और मोस्टली बेसिक के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एसिडिक, और ये फोल्डिंग में फैसिलिटेट करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव के इंटरेक्शन 3D शेप बनाने में भी हेल्प करती है एंजाइम की। तो ये पीएच आ गई ऑप्टिमम जो कि वेरिएबल है, जिसमें पेप्सिन की मैंने आपको बताया कि लेट सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो पेप्सिन की जो पीएच है वो ऑप्टिमम 2 है। यहाँ पर आप देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम है, ठीक है, 2 पीएच पे, यहाँ पर पीएच है, ठीक है। हर एंजाइम की वेरिएबल होती है, आपकी बुक्स में जो भी रेलिवेंट उन्होंने बनाया हुआ है टेबल उसके अकॉर्डिंग आपने ऑप्टिमम पीएच एंजाइम्स की याद कर लेनी है। लेकिन मोस्ट ऑफ एंजाइम्स, आपकी बॉडी के ज्यादातर एंजाइम्स की जो पीएच होती है डिफरेंट बुक्स के अकॉर्डिंग वो होती है 6 to 8। कुछ एसिडिक हैं कुछ बेसिक हैं, पहले ही हमने बात की, लेकिन सम एंजाइम्स जो हैं कैन वर्क। कुछ एंजाइम्स क्या करते हैं
कैन वर्क इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, कैन वर्क इन बोथ मीडियम्स। वो एसिडिक मीडियम में भी काम कर सकते हैं, वो बेसिक मीडियम में भी काम कर सकते हैं। और उसकी एग्जांपल है पेपाइन। पेपाइन एक एंजाइम है जो कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम ग्रीन पपाया। ये आपने देखे गोश्त गलाने के लिए, ये जो मीट टेंडराइजर के तौर पे भी हम इसको यूज करते हैं। तो पेपाइन दोनों मीडियम्स में काम करता है और इसकी जो पीएच रेंज है वो 6 to 8 है। ठीक है, अब बेटे आप ये देखिए कि सिंपली हमारे पास क्या हुआ कि इट्स ऑल अबाउट दी पीएच। अगर पीएच में चेंज आए तो क्या होगा? एक होता है स्लाइड चेंज। लेट सपोज कि अगर पीएच ऑप्टिमम जो है उसमें स्लाइड चेंज आ गया तो क्या होगा, और अगर एक्सट्रीम चेंज आ गया तो क्या होगा। ठीक है, एक्सट्रीम चेंज पे क्या होगा? तो बेटा यहां पर आप देखिए कि स्लाइड चेंज जो है दैट चेंजेस द आयोनाइजेशन या कॉजेज आयोनाइजेशन, चार्ज बदल देती है। ठीक है, अगर स्लाइड चेंज आएगा तो उससे आयोनाइजेशन चेंज हो सकती है ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, जिसकी वजह से उनकी बाइंडिंग इफेक्ट होगी, वो बाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि चार्ज प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन देयर बाइंडिंग। तो चेंजेस द आयोनाइजेशन ऑफ एंजाइम, अगर स्लाइड चेंज आता है पीएच के अंदर जो एंजाइम की ऑप्टिमम है तो उससे मुमकिन है कि उसके चार्ज में चेंज आ जाए। और जो एक्सट्रीम चेंज होता है दैट कॉजेज डीनेचरेशन, उसमें जो अमाइनो एसिड्स है ना उनके बॉन्ड्स ही ब्रेक हो जाते हैं, वो बाहर मूव करना शुरू कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इतनी ज्यादा हो जाती है। तो एक्सट्रीम चेंज जो है दैट कॉजेज डीनेचरेशन, के जो एंजाइम्स हैं वो अपने बॉन्ड्स ही ब्रेक कर लेते हैं। तो एक्सट्रीम चेंज से डीनेचरेशन होती है और स्लाइड चेंज से क्या होती है? आयोनाइजेशन। ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो है रिएक्टेंट्स है, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है। तो जब आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम की बात करते हैं, जब हमने एंजाइम का इफेक्ट देखना होगा ना, हम बाकी सारी चीजें कांस्टेंट ले लेंगे। यहाँ पर हम क्या ले लेंगे? हम सबस्ट्रेट ले लेंगे। ठीक है, और बाकी सारी कंडीशंस भी ऑप्टिमाइज कर देंगे। टेम्परेचर भी हम इसका ऑप्टिमम करेंगे, वो भी ऑप्टिमाइज करें। फिर आपकी जो पीएच है वो भी आप ऑप्टिमाइज करें। ठीक है, अब रिएक्शन रेट किस पर डिपेंड करेगा बेटे? एंजाइम पर। अगर एंजाइम का इफेक्ट देखना है तो बाकी सारे फैक्टर्स पहले ले लें। नाउ रिएक्शन रेट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन, अब जो रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा बेटा जी? एंजाइम पे। यानी जैसे जैसे आप एंजाइम ऐड करेंगे ऑब्वियसली रिएक्शन रेट बढ़ेगा, डायरेक्टली है क्योंकि सारा कुछ है, सिर्फ एंजाइम ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा कि आपने जैसे जैसे एंजाइम बढ़ाना है ना तो रिएक्शन रेट बढ़ेगा। आप एंजाइम ऐड करते जा रहे हैं, रिएक्शन रेट बढ़ गया, लेकिन उसके बाद एक पॉइंट आएगा जब वो कांस्टेंट हो जाएगा। मजीद एंजाइम बढ़ाने से रिएक्शन रेट नहीं बढ़ रहा। ठीक है, क्या हुआ कि आपने जैसे जैसे एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज की, रिएक्शन रेट बढ़ता गया। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए रेट ऑफ रिएक्शन है, तो रिएक्शन रेट बढ़ता गया, लेकिन उसके बाद वो यहाँ पर आके कांस्टेंट हो गया एक पॉइंट पर। बेटा ये वो पॉइंट है जहां पर सबस्ट्रेट इज नॉट अवेलेबल। ये वो पॉइंट है जहां पर आप एंजाइम जितना मर्जी मजीद ऐड कर ले, सबस्ट्रेट ही अवेलेबल नहीं है तो रिएक्शन रुक जाएगा। हाँ, अगर सबस्ट्रेट अनलिमिटेड हो और आप एंजाइम ऐड करते जाएं तो रिएक्शन अनलिमिटेडली बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर सबस्ट्रेट आपने लिमिटेड लिया तो रिएक्शन रेट इनिशियली तो एंजाइम पर डिपेंड करेगा। इनिशियली आप देखिए कि जो रिएक्शन रेट है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? एंजाइम की कंसंट्रेशन पर। एंजाइम बढ़ा रहे हैं, रिएक्शन रेट भी बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद वो कांस्टेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि फर्दर इंक्रीज रिएक्शन में इंक्रीज इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अब सबस्ट्रेट ही अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर अनलिमिटेड होगा तो वो बढ़ता जाएगा। तो ये हमारे पास इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम है। फिर सेम यही बात है, वैसे ये टॉपिक का क्रक्स बेटा यही है कि दोनों होंगे तो रिएक्शन जारी रहेगा, लेकिन क्योंकि बुक में उन्होंने अलग अलग बताया हुआ है, देख लेते हैं। तो जब आपके पास रिएक्शन रेट कांस्टेंट हो जाता है, इट मींस के हमारे पास फर्दर जो है वो अब कोई इंक्रीज नहीं आ सकता रिएक्शन में। सेम यही बात कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट में भी है। क्रक्स मैंने आपको बताया वो यही है कि दोनों होंगे तो रिएक्शन रेट कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ पर जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपने एंजाइम, टेम्परेचर और पीएच ये सब कुछ ऑप्टिमाइज कर लेना है, यानी एंजाइम भी ले लेना है और बाकी सारी कंडीशंस भी
ऑप्टिमाइज कर लेनी है, ठीक है। एंजाइम की तो कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पर भी सेम वही एक्टिविटी होगी कि इनिशियली अब रिएक्शन रेट किस पे डिपेंड करेगा, ये सब कुछ करने के बाद जब आपने कंडीशंस को ऑप्टिमाइज कर लिए तो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन सबस्ट्रेट। जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट ऐड करना शुरू करेंगे तो रिएक्शन रेट बढ़ेगा, ठीक है। आपने जैसे जैसे सबस्ट्रेट ऐड किया रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता गया, बढ़ने के बाद बेटा क्या हुआ कि अगेन एक पॉइंट ऐसा आया कि रिएक्शन रेट कांस्टेंट हो गया। अब ये वो पॉइंट है जब एंजाइम खत्म हो गया, क्योंकि एंजाइम आपने पहले लिया हुआ था। जब एंजाइम खत्म हो गया आपके पास नो मोर एक्टिव साइट्स आर अवेलेबल, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन। जब आपके पास सबस्ट्रेट अवेलेबल है बट एंजाइम नहीं है तो इट मींस सारे एंजाइम्स बिजी हैं, अपनी अपनी एक्टिव साइट्स उनकी बिजी हैं सबस्ट्रेट के साथ, उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रही हैं। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन। ये सैचुरेशन है। अब रिएक्शन रेट वी मैक्स पर है, यहाँ पर वी मैक्स अटेन हो गई है, एंजाइम्स सारे अपना जो सबस्ट्रेट है उसको कर रहे हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट। लेकिन यहाँ पर पता है क्या होता है बेटे, यहाँ पर एक बात होती है सैचुरेशन टाइमली होती है, क्योंकि एंजाइम्स जो हैं वो रीयूज किए जा सकते हैं। तो वंस वो इनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो दोबारा से रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन तब तक जब तक कि वो फ्री नहीं है उस पॉइंट पर रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट होगा, इसको हम सैचुरेशन कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर आपके पास सबस्ट्रेट खत्म हो गया और एंजाइम स्टिल अवेलेबल है तो यहाँ पर तो अब मजीद रिएक्शन नहीं बढ़ना ना। सबस्ट्रेट खत्म हो गया और आपके पास एंजाइम अवेलेबल है, सबस्ट्रेट ही नहीं है, तो वहां पर तो वी मैक्स अटेन हो गई, रिएक्शन मैक्सिमम हो गया। लेकिन नीचे आपके पास सबस्ट्रेट जो है वो हमारे पास क्या है, अवेलेबल है, क्योंकि हमने उसको ऐड किया है, तो यहाँ पर रिएक्शन दोबारा हो सकता है, वो फाइनल नहीं हुआ। तो ये बेटे आपके पास आता है अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट वुड बी एंजाइम इनहिबिशन और टाइप्स ऑफ एंजाइम। तो अब हम समझते हैं एंजाइम इनहिबिशन को। जी बेटे, तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन तो नहीं, एंजाइम इनहिबिशन है, जिसमें हम फीडबैक इनहिबिशन को भी देखेंगे। तो दैट इज एंजाइम इनहिबिशन। बेटे अब एंजाइम इनहिबिशन में क्या होता है कि कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि एंजाइम के साथ बाइंड कर जाए टेम्परेरीली या परमानेंटली और उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर दे, हम उसको इनहिबिटर बोलते हैं, ठीक है। एंजाइम और ये प्रोसेस एंजाइम इनहिबिशन है। बेटे देखिए इनहिबिटर क्या है, अगर हम देखें तो इनहिबिटर कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि क्या करेगा, विच ब्लॉक्स। अब मैं यहाँ पर मेंशन ये नहीं कर रही कि वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड करे या ना करे, क्योंकि बहुत सारे केसेस में जो इनहिबिटर होता है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं करता। तो इनहिबिटर कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि क्या करता है, विच बाइंड्स विद एंजाइम, जो एंजाइम के साथ बाइंड करता है एंड क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक्स इट्स एक्टिविटी, इसकी जो एक्टिविटी है उसको ब्लॉक कर देता है टेम्परेरीली और परमानेंटली, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, एंजाइम इनहिबिटर। एंजाइम इनहिबिटर हम इसको बोलते हैं, ठीक है। आगे हम इसको एग्जांपल से भी समझेंगे कि ये क्या बात है। तो बेटे अगर आप इनहिबिटर्स को देखें तो हम उनको क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो परमानेंटली एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर रहे हैं या टेम्परेरीली। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम इनहिबिटर्स की क्लासिफिकेशन करते हैं टू ग्रुप्स में मेजरली। एक कहलाते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स और एक कहलाते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। आपको नाम से ही यहाँ पर आइडिया हो रहा होगा। जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, चेक रिएक्शन रेट, वो एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं, रेट बाय ऑक्यूपाइंग, वो कब्जा कर लेते हैं ऑक्यूपाइंग एक्टिव साइट्स परमानेंटली, या तो वो एक्टिव साइट्स को परमानेंटली ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है, और डिस्ट्रॉय या फिर वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंजाइम स्ट्रक्चर, ठीक है। इरिवर्सिबल इनहिबिटर या तो एंजाइम का स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं या फिर उसकी एक्टिव साइट पर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। या ये क्या करते हैं, ये वाले इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, फिर नहीं उतरते,
ये EI कॉम्प्लेक्स बनाएंगे फिर नहीं उतरेंगे केमिकली, या फिर ये फिजिकली भी आके, ये एंजाइम है लेट्स सपोज ये इसकी एक्टिव साइट है, तो ये आके उसके साथ यहाँ पर फिजिकली अटैच हो गए हैं, ये फिजिकली अटैच हो गए हैं, तब भी वो क्या करेंगे, EI कॉम्प्लेक्स बना लेंगे और इससे नहीं हटेंगे, या फिर वो स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, किसी और जगह पे जाके बाइंड करते हैं, ठीक है, ये एंजाइम है, इधर बाइंड करेंगे, जैसे उनकी बाइंडिंग होती है ना, तो वो पूरी शेप ही एक्टिव साइट की चेंज कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं कि जेन्युइन सबस्ट्रेट बाइंड ही नहीं कर पाता। तो इस तरीके से वो परमानेंटली, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स क्या करते हैं, वो परमानेंटली बेटा, परमानेंटली ब्लॉक एंजाइम एक्शन, वो एंजाइम के एक्शन को परमानेंटली ब्लॉक कर देंगे। कैन नॉट बी न्यूट्रलाइज्ड, इनके इफेक्ट को आप न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, ये नहीं एंजाइम को दोबारा किसी काबिल छोड़ेंगे। जिसमें मैंने बताया या वो केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं एक्टिव साइट के साथ, या वो फिजिकली अटैच हो जाते हैं, या वो किसी दूसरी जगह पे अटैच ऐसे होते हैं कि उसकी शेप ही पूरी, बैलून को थम करें, थम से प्रेस करें एक साइड से, ओवरऑल सिमेट्री में चेंज आता है, पूरी शेप ही बदल देते हैं कि उतरेंगे भी तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं, जिसके अंदर एग्जांपल है लेट्स सपोज सायानाइड की। अब इनका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी के कौन से एंजाइम्स को ब्लॉक करें। सायानाइड पोटेंशियल पॉइजन, सायानाइड क्या करता है, आपके साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, आप देखिए बायोएनर्जेटिक्स आपने चैप्टर सुना कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जिससे एटीपी बनता है। तो सायानाइड उसको जाके ब्लॉक करता है, उसके आयरन के साथ बाइंड करता है, जब वो बाइंड करता है तो साइटोक्रोम किसी काम के नहीं रहेंगे, तो इट कॉजेज डेथ, क्योंकि रेस्पिरेशन रुक जाएगी, रेस्पिरेशन के बगैर हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, एटीपी उसी से प्रोड्यूस होते हैं, एटीसी से। फिर हमारे पास हैवी मेटल्स हैं, वो भी इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं। हैवी मेटल्स अटैक करते हैं, तोड़ देते हैं थायोल ग्रुप्स को, डाइसल्फाइड या सल्फाइड बॉन्ड्स को, एंजाइम के सल्फाइड बॉन्ड्स ब्रेक कर देते हैं, और ये भी एंजाइम को परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स की। फिर बेटे हमारे पास आते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। तो जब आप रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर अगेन नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या करते हैं, फॉर्म वीक लिंकेज विद एक्टिव साइट। ये ना एक वीक लिंकेज बनाते हैं एक्टिव साइट के साथ, या फिर एक्टिव साइट के अलावा जहां पर भी ये बाइंड करेंगे, ये क्या बनाते हैं, वीक लिंकेज। एलोस्टेरिक साइट के साथ भी बाइंड कर सकते हैं, और ये एक्टिव साइट के साथ भी बाइंड कर सकते हैं। वो क्या होती है वो भी मैं आपको बताती हूँ, एलोस्टेरिक साइट, तो ये उसके साथ बाइंड करते हैं, और इनके इफेक्ट को आप, ये टेम्परेरीली ब्लॉक करते हैं एंजाइम एक्शन को, ये टेम्परेरीली क्या करते हैं, टेम्परेरीली ब्लॉक्स एंजाइम एक्शन, और इनके इफेक्ट को आप न्यूट्रलाइज भी कर सकते हो, ठीक है, कैन बी न्यूट्रलाइज्ड, इनका इफेक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज भी किया जा सकता है, ठीक है। इसके अंदर एग्जांपल्स अगर आप देखें तो एंटी मेटाबोलाइट्स हैं एग्जांपल्स इसकी, फिर उसके बाद इसके अंदर एंटीबायोटिक्स हैं इसकी एग्जांपल्स, ठीक हो गया बेटा। अब देखें रिवर्सिबल इनहिबिटर्स को भी हम आगे से दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ये वीक लिंकेज बना रही है, एक तो बात हमने देख ली। अब जब आप रिवर्सिबल इनहिबिटर की बात करते हो बेटा, तो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स भी फर्दर टू टाइप्स के हैं। रिवर्सिबल इनहिबिटर दो तरह के हैं, एक है कंपैटिटिव इनहिबिटर्स और एक है नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स। एक कंपैटिटिव है और एक है नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स। कंपैटिटिव इनहिबिटर्स ना होमोलगस टू सबस्ट्रेट होते हैं। होमोलगस का मतलब होता है स्ट्रक्चरली सिमिलर, और पीएमडीसी में इस तरह के वर्ड यूज किए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, होमोलगस होते हैं। होमोलगस का मतलब होता है स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी टू जेन्युइन सबस्ट्रेट, जिसकी वजह से बाइंडिंग साइट को धोखा हो सकता है और वो इनके साथ बाइंड कर सकती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये कंपीट करते हैं विद सबस्ट्रेट फॉर एक्टिव साइट, और इस कंपटीशन में जीत किसकी होगी वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, उनकी कॉन्सेंट्रेशन पर। लेट सपोज बेटे ये आपके पास एंजाइम की एक्टिव साइट है और ये जो है वो हमारा जेन्युइन सबस्ट्रेट है, और ये जो है वो लेट सपोज इनहिबिटर है। अब आप देखें इनकी कितनी ज्यादा स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है, 100% तो सेम नहीं है, डेफिनेटली
अब ग्लूकोज है या गैलेक्टोज है, उनमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन बोथ कैन फिट इनटू द एक्टिव साइट, दोनों एक्टिव साइट में फिट हो सकते हैं। तो धोखा हो सकता है, अगर इनहिबिटर ज्यादा होगा तो इट कैन बाइंड विद एंजाइम और ये EI कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और आपको पता है जब तक ES कॉम्प्लेक्स नहीं बनता तब तक कैटालिटिक साइट तो एक्टिवेट नहीं होती, तो प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, EI कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम की एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। कंपैटिटिव इनहिबिटर्स जो है ना वो लॉक एंड की मॉडल को सपोर्ट करते हैं, कि यहाँ पर भी देखिए ना स्ट्रक्चर सेम होने की वजह से ही तो वो फिट हुआ है इनहिबिटर, तो ये लॉक एंड की मॉडल को सपोर्ट करती है कंपैटिटिव इनहिबिशन, ये MCQ भी आता है। तो ये होमोलॉगस टू सबस्ट्रेट है और कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो अगर आप क्या करते हैं, अगर ये इनहिबिट कर भी दे तो इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जेन्युइन सबस्ट्रेट, आपका जो जेन्युइन सबस्ट्रेट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो ये देयर इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड, ये उतर जाएंगे और इनका जो इफेक्ट है कैन बी न्यूट्रलाइज्ड, उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, ठीक है। ये कंपैटिटिव इनहिबिटर्स हैं। हमारी बुक में इसकी एग्जांपल वो देते हैं कि एक एंजाइम है, सक्सिनिक एसिड एक सबस्ट्रेट है, सक्सिनिक एसिड को के साथ बाइंड करता है सक्सिनिक एसिड डीहाइड्रोजनेज, ये क्रेब्स साइकिल के दौरान होने वाला एक रिएक्शन है और इसको ये कन्वर्ट करता है किसके अंदर, फ्यूमारेट के अंदर, बाय रिमूविंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सक्सिनिक एसिड से ये रिमूव करके FAD को दे देता है, ठीक है। FAD किस में कन्वर्ट हो जाता है, FADH2 में, ठीक है। ये एक नॉर्मल रिएक्शन है। वो कहते हैं कि सक्सिनिक एसिड की का कंपैटिटिव इनहिबिटर है मेलोनिक एसिड, आपकी बॉडी में इसका स्ट्रक्चर इससे मिलता जुलता है, तो ये कंपीट करता है विद सक्सिनिक एसिड फॉर सक्सिनिक एसिड डीहाइड्रोजनेज। अगर ये ज्यादा हो तो ये बाइंड कर देता है और नो रिएक्शन, रिएक्शन रुक जाता है वहीं पर, ठीक है। तो ये कंपैटिटिव इनहिबिशन की एग्जांपल है। सक्सिनिक एसिड का कंपैटिटिव इनहिबिटर मेलोनिक एसिड है, ये कंपीट विद सक्सिनिक एसिड, कंपीट फॉर सक्सिनिक एसिड डीहाइड्रोजनेज, और अगर ये बाइंड कर जाए तो बेटा रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। तो कंपैटिटिव इनहिबिटर्स वो हैं जो कि स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं टू दी जेन्युइन सबस्ट्रेट, जिसकी वजह से वो उसके साथ बाइंड कर जाते हैं, लेकिन उनको हटाया जा सकता है, ये रिवर्सिबल इनहिबिशन है। इसमें और भी एग्जांपल्स आती हैं। लेट सपोज हमारे पास ना कुछ एंटीबायोटिक्स जो हम इस्तेमाल करते हैं ना बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट्स के लिए, वो इसी तरह करती हैं। वो क्या करती हैं, वो कंपैटिटिव इनहिबिटर होते हैं, वो बैक्टीरियल एंजाइम्स जो होते हैं ना उनकी एक्टिव साइट की शेप के मुताबिक होती हैं और वो ब्लॉक कर देती हैं जाके एज कंपैटिटिव इनहिबिटर्स बैक्टीरियल एंजाइम्स को, जिसकी वजह से वो एंजाइम्स जब ब्लॉक होते हैं तो बैक्टीरिया जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। फॉर इंस्टेंस पेनिसिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है, वो क्या करती है, वो ब्लॉक करती है, ब्लॉक्स एंजाइम जो कि रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाने के लिए एंजाइम चाहिए ना, पेनिसिलिन जाके उसको ब्लॉक करती है, उसकी एक्टिव साइट से मिलती जुलती होती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बन पाती एंड दे डाई। तो ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये भी रिवर्सिबल ये इनहिबिटर्स की एग्जांपल हैं और ज्यादातर इनकी जो फॉर्मुलेशन होती है वो कंपैटिटिव इनहिबिटर्स के तौर पर होती है। अच्छा बेटे, नेक्स्ट आता है नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स। तो नॉन कंपैटिटिव मतलब डू नॉट कम्पीट विद, ये कम्पीट ही नहीं करते विद एक्टिव साइट, ना ही इनकी कोई स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है सबस्ट्रेट के साथ। दे बाइंड विद एलोस्टेरिक साइट, ये एक्टिव साइट के साथ नहीं बाइंड करते, ये एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड करते हैं और वो जैसे ही बाइंडिंग होती है तो चेंज द शेप ऑफ एक्टिव साइट, उससे एक्टिव साइट की ये शेप चेंज कर देते हैं। तो उसमें ये होता है कि सबस्ट्रेट अवेलेबल भी है, एक्टिव साइट फ्री भी है, बट स्टिल रिएक्शन नहीं हो सकता जब तक ये अटैच्ड है। तो इसको हम बोलते हैं नॉन कंपैटिटिव इनहिबिशन। बेटे देखिए, लेट सपोज कि ये है एंजाइम की एक्टिव साइट, ठीक है बेटा, और ये है हमारा सबस्ट्रेट। अब ये होगा कि ये बाइंड करेगा एलोस्टेरिक साइट पे। एक्टिव साइट के अलावा अगर एंजाइम में कोई भी बाइंडिंग साइट्स मौजूद हो तो हम उनको एलोस्टेरिक साइट्स बोलते हैं। एक्टिव साइट के अलावा कैटालिसिस कहीं और नहीं हो सकता, तो उनको हम एलोस्टेरिक साइट्स बोलते हैं। तो ये इनहिबिटर जाके बाइंड जैसे ही एलोस्टेरिक साइट के साथ करता है तो उसकी वजह से ऑब्वियसली एक साइट पर बाइंडिंग हुई है तो कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा,
तो सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट की शेप इस तरह चेंज होती है कि जब तक ये बाइंड रहेगा तब तक एक्टिव साइट फ्री भी है, सबस्ट्रेट अवेलेबल भी है, बट स्टिल रिएक्शन नहीं हो सकेगा जब तक ये उतर नहीं जाता। तो ये नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर है और ये बहुत जरूरी है हमारी बॉडी में। फीडबैक इनहिबिटर जो होते हैं ना हमारी बॉडी में, जो मेटाबॉलिक पाथवेज को कंट्रोल करते हैं, फीडबैक इनहिबिशन नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन की एग्जांपल है। और ये किसको सपोर्ट करती है, ये एमसीक्यू भी आता है, लॉग उसको इंड्यूस फिट मॉडल को। ये वाली जो इनहिबिशन है ना वो इंड्यूस्ड फिट मॉडल को सपोर्ट करती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें एक्टिव साइट की शेप में चेंज आया है। तो इट मींस कि इफेक्टिव साइट की शेप में चेंज आ रहा है तो वो फ्लेक्सिबल है, वो रिजिड नहीं। तो बेटा इंड्यूस फिट मॉडल जो है वो उसको सपोर्ट करती है नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन, और इसको समझना भी जरूरी है। हम समझते हैं कि होती क्या है ये नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन, लेट्स अंडरस्टैंड। तो बेटा फीडबैक इनहिबिशन में क्या होता है, आपने ये बात याद रखनी है कि हमारी बॉडी के ज्यादातर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना वो होते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज, यानी वो एक स्टेप में रिएक्शन पूरा नहीं हो रहा होता, एक चेन ऑफ रिएक्शन होती है, एक पूरी कैस्केड होती है। लेट्स सपोज फोटोसिंथेसिस है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या बनाते हैं, हम देखते हैं ग्लूकोज। लेकिन आप ये देखिए ये रिएक्शन इतना सिंपल तो नहीं होता ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे और वो लाइट एनर्जी से ग्लूकोज बनाएंगे और ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, हमें ये लगता है। लेकिन आप ये देखिए कि ये रिएक्शन जितना सिंपल दिखाई दे रहा है उतना नहीं होता। लाइट रिएक्शंस होते हैं जिसमें पूरी जी स्कीम होती है, फिर डार्क रिएक्शन होते हैं, पूरा केल्विन साइकिल। इसी तरह ग्लाइकोलिसिस होती है रेस्पिरेशन में पहले, फिर पायरुवेट की ऑक्सीडेशन, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शंस को हम बोलते हैं, प्रोसेसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज। तो हमारी बॉडी में होने वाले ज्यादातर प्रोसेसेस जो होते हैं वो मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं, उनमें सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती हैं। अब इस तरह के मेटाबॉलिक पाथवेज में मल्टीपल एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं और उन एंजाइम्स की लोकेशन बहुत प्रिसाइज होती है और वो एक प्रिसाइज ऑर्डर में अपनी अपनी बारी पर लोकेटेड होते हैं। ज्यादातर अगर आप एंजाइम्स की लोकेशन देखें ना, लोकेशन एंजाइम्स की अगर आप देखें तो वो या तो साइटोसोल में होते हैं या फिर वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस की मेम्ब्रेन्स के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के साथ। तो बेसिकली आपके पास क्या होता है, इस तरह के मेटाबॉलिक पाथवेज के एंजाइम्स बड़ी प्रिसाइज ऑर्डर में ना एक चेन में लोकेटेड होते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास पहला ये इनिशियल सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये इनिशियल सबस्ट्रेट है। फिर आपके पास क्या होगा कि सिंपली ये हमारा इनिशियल सबस्ट्रेट है पहला ए, यहाँ पर एंजाइम 1 होगा, वो इसको कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट बी में, और ये जो प्रोडक्ट बी है वो सेकेंड एंजाइम का क्या होगा, सबस्ट्रेट, और ये रिएक्शन जो है वो चलता जाएगा अनटिल द फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। तो आप ये देखिए कि जब तक फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन जाता तब तक ये एंजाइम्स जो है वो चेन में लोकेटेड है। लेट्स सपोज कि ये जो है वो हमारा फर्स्ट एंजाइम है, ये फर्स्ट एंजाइम है, और ये हमारा ना फाइनल प्रोडक्ट बना है, ये फाइनल प्रोडक्ट है। मैं मिसाल लेती हूँ, लेट्स सपोज रेस्पिरेशन, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन फॉर एटीपी फॉर्मेशन होती है। तो पहला एंजाइम जो होता है वो तो हेक्सोकाइनेज होता है, और हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज फ्री स्टेट में होता ही नहीं है, पहले हमेशा ये होता है कि उसको टैग कर दिया जाता है, तो उसके बाद रिएक्शन फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज कंटिन्यू करवाता है। तो ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज समझे इस लिहाज से पहला एंजाइम है जिसने ग्लूकोज ब्रेकडाउन को इनिशिएट करवाना है, और इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, एटीपी, ठीक है। अब एटीपी की जो क्वांटिटी है ना वो बेसिकली डिटरमिन करती है रिएक्शन का होना या रुकना। अगर तो एटीपी एक्सेस में है, अगर एटीपी एक्सेस में है, बहुत ज्यादा है, तो वो एटीपी क्या करता है बेटे, इस पहले एंजाइम के साथ जाकर बाइंड कर जाएगा, ठीक है। ये पहला एंजाइम है, तो लेट्स सपोज ये एटीपी है, उसने इसके साथ जाकर बाइंड कर जाना है। जैसे ही वो इसके साथ बाइंड करेगा तो इसकी एक्टिव साइट की शेप फौरन चेंज हो जानी है, बाइंडिंग के फौरन बाद एक्टिव साइट की शेप बदल जाएगी। अब जैसे ही एक्टिव साइट की शेप बदलेगी तो जो सबस्ट्रेट है, लेट्स सपोज ये हमारा सबस्ट्रेट था, अब ये जो सबस्ट्रेट है ना, इनिशियल सबस्ट्रेट, ये इसके साथ अब बाइंड नहीं कर पाएगा। तो बेटा यहाँ पर आपने देखा कि बजाते खुद प्रोडक्ट ने नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर के तौर पर आके ब्लॉक कर दिया है
एलोस्टेरिक साइट पर आके बाइंड किया है, जिससे एक्टिव साइट की शेप चेंज हुई है और अब एक्टिव साइट फ्री है, सबस्ट्रेट अवेलेबल है, बट स्टिल रिएक्शन कैन नॉट अकर। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट लेट सपोज के ये एटीपी है, मैं ये मिसाल देती हूँ कि ये प्रोडक्ट एटीपी है, ये हमारे पास ग्लूकोज था जिसको ब्रेक डाउन करना था। फर्स्ट एंजाइम जो था वो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, आपने याद रखना है ग्लाइकोलिसिस का पहला एंजाइम हेक्सोकाइनेज ही होता है जो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। लेकिन ग्लूकोज की टैगिंग हो जाती है, जैसे ही ग्लूकोज सेल में आता है वो फ्री स्टेट में नहीं होता, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में होता है। फर्दर उसका ब्रेक डाउन होना डिपेंड करता है एटीपी के ऊपर। अगर एटीपी कम है तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एक्टिव होगा, जिसको हम प्रीकर्सर एक्टिवेशन कहते हैं कि अगर प्रोडक्ट यानी एटीपी कम है तो क्या होगा, मजीद सबस्ट्रेट ब्रेक डाउन होगा। लेकिन अगर एटीपी एक्सेस में हो तो वो खुद एलोस्टेरिक साइट पर जाकर एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर देगा और उसको ब्लॉक कर देगा। लेकिन जब एटीपी की कमी होगी तो ये उतर जाएगा क्योंकि सेल को चाहिए, एंजाइम रिस्टोर होगा और एक्टिविटी दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो ये नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन की एग्जांपल है जो फीडबैक इनहिबिशन है। बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है, लास्ट टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। तो हम एंजाइम्स को सबस्ट्रेट बेस्ड भी क्लासिफाई करते हैं और एक उनके फंक्शन की बेस पर भी है, ठीक है। जब आप सबस्ट्रेट बेस्ड क्लासिफिकेशन की बात करते हो तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेजेस भी हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। इसी तरह प्रोटीएजेस हैं जो कि प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं, लाइपेजेस हैं जो कि लिपिड्स को ब्रेक डाउन करते हैं, न्यूक्लिएजेस हैं जो कि किसको ब्रेक डाउन करते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स को। कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल अगर आप देखें तो इसके अंदर अमाइलेज है, स्लाइवरी अमाइलेज और पैनक्रिएटिक अमाइलेज, माल्टेज है, सक्रेज है, ठीक है। इसके अंदर लैक्टेज है, ये सारे एग्जांपल, सेल्यूलेज है, हमारे अंदर तो नहीं होता खैर, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल्स हैं। इसी तरह प्रोटीएजेस की जब आप एग्जांपल्स की बात करते हैं तो प्रोटीएजेस के अंदर पेप्सिनोजेन यानी पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, अमाइनोपेप्टिडेजेस हैं और इसके अलावा एरिप्सिन है जो कि डाइपेप्टिडेज है। तो ये सारे हमारे पास प्रोटीएजेस हैं। लाइपेजेस जो होते हैं वो लाइपेजेस ही हैं, वो लिपिड्स को ब्रेक डाउन करते हैं, वो सिर्फ लाइपेजेस ही हैं। और न्यूक्लिएजेस के अंदर आरएनएज है जो आरएनए को ब्रेक डाउन करता है, डीएनएज है जो डीएनए को ब्रेक डाउन करता है। तो ये सारे सबस्ट्रेट बेस्ड क्लासिफिकेशन है एंजाइम्स की। इसके अलावा इनकी फंक्शन के बेस पे भी क्लासिफिकेशन होती है कि ये काम क्या कर रहे हैं, ठीक है। फंक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन को अगर आप देखें तो जो एंजाइम्स हैं उनकी एग्जांपल्स हम देखते हैं, वो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस हैं जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कराते हैं, जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस हैं, ठीक है। डीहाइड्रोजनेजेस हैं जो कि हाइड्रोजन को रिमूव करवाते हैं, हाइड्रोलेजेस हैं जो वाटर की मदद से ब्रेक डाउन करते हैं लार्जर मॉलिक्यूल्स का। हाइड्रोलेजेस के अलावा लाइएजेस हैं जो कि बेसिकली ब्रेक डाउन कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स का विदाउट वाटर, जैसे कि पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाता है पायरुवेट से। इसी तरह बेटा ये आइसोमेरेजेस हैं जो कि स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट चेंज कर देते हैं मॉलिक्यूल्स की। लाइगेजेस हैं जो कि दो मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एटीपी। तो लाइगेजेस एटीपी की मदद से ज्वाइनिंग करते हैं मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। इनका काम ज्वाइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स होता है विद एटीपी, ठीक है, ज्वाइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स लाइगेजेस करते हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन करते हैं, ठीक है। डीहाइड्रोजनेजेस हाइड्रोजन रिमूवल करते हैं, वैसे ये ऑक्सीडो रिडक्टेजेस में ही आ जाते हैं, हाइड्रोजन रिमूवल करते हैं। हाइड्रोलेजेस जो हैं वो वाटर एडिशन से क्या करते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स को माइक्रोमोलिक्यूल्स में तोड़ते हैं, यानी जो पॉलीमर्स होते हैं उनको ये किस में तोड़ देते हैं, मोनोमर्स में। ये नॉन लाइजेस जो होते हैं ना वो नॉन हाइड्रोलिटिक करते हैं ब्रेक डाउन, जैसे पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज ब्रेक डाउन। आइसोमेरेजेस क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट के अंदर चेंज लेके आते हैं, ठीक है, जैसे ग्लूकोज को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है। काइनेजेस भी होते हैं, काइनेजेस फॉस्फेट का एडिशन या
रिमूवल करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल से, काइनेजेस फॉस्फेट ऐड या फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल से, ऐड और रिमूव। ठीक है बेटे, तो ये वैसे सिलेबस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था ये टॉपिक लास्ट वाला, लेकिन हमने फिर भी कर लिया कि चलो थोड़ा सा आपको आइडिया हो। तो बेटे आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 डेज हम ए सेलुलर लाइफ का लेक्चर भी अपलोड कर देंगे। और अभी आपके पास 1 मंथ है जिसमें आप अपनी एनर्जी लगाइए। और हमारा फ्री टेस्ट सेशन का मैंने जिक्र किया था, तो डेट इज़ बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट, वो वाकई में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आपको कोई भी हैंड रिटन नोट्स चाहिए हमारे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेस्ट सेशन में बहुत क्वालिटी टेस्ट होंगे, बिल्कुल पीएमडीसी के पैटर्न पे, किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं तो वो आप टेस्ट देंगे, उसमें आप इतना पॉलिश खुद को फील करेंगे, प्रॉपर डिस्कशंस होंगे। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता करें और खुद को रजिस्टर करवाएं। इसमें एक सिंगल रुपीज़ के भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बेटे आई होप कि आप एंजाइम्स को अच्छे से तैयार कर लेंगे, बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स भी एसएप जो है वो अपलोड कर दिए जाएंगे। टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज।